Hi everyone, good evening. यस जल्दी से ज्वाइन कीजिए। शुरू करते हैं फिर। आ गए क्या सब? एक बार आप कमेंट्स में कुछ लिख दिया करो तो मुझे पता चल जाता है यस आप आ गए। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक, वेलकम टू economics lectures. Today we'll be starting with our third chapter, that is fiscal policy. Okay, चलिए। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? वी टॉक्ड अबाउट बिजनेस साइकिल्स, राइट, विच इज एज आई मेंशन्ड इज वन ऑफ द हाई प्रायोरिटी एरियाज फॉर योर एग्जाम, जिसमें कुछ एरियाज ऐसे भी थे जिनमें आपको कुछ चीजें याद करने की थी, राइट? तो आई बिलीव यू हैव टेकन नोट ऑफ इट। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? वी टॉक्ड अबाउट बिजनेस साइकिल क्या होता है, उसके डिस्टिंक्ट फेजेस क्या होते हैं। आई गेस अब आप सबको पता होगा भाई, स्लो डाउन क्या है, राइट, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्सपेंशन क्या है, सबको पता है ये सब चीजें। रिकवरी क्या है एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भाई, रिकवरी में कैसे हालात होते हैं, इन्फ्लेशन कैसा होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, राइट? देन एक्सप्लेन अबाउट रिसोर्स यूज, कंज्यूमर एक्टिविटी, कब कौन से फेज में कैसी कैपिटल स्पेंडिंग चल रही होती है, इन्वेंट्री सेल्स रेशियो कैसा होता है, राइट? देन डिस्क्राइब द यूज ऑफ लीडिंग कोइंसिडेंट एंड लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे जो आपको इकोनॉमी की स्टेटस, इकोनॉमी की कंडीशन के बारे में अंदाजा बताते हैं, राइट? एंड इस पे आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सर्वेज, बिग डेटा एंड नाउकास्टिंग, राइट? तो यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था नाउकास्टिंग का। देखो, पहले हमने ये पढ़ा था कि भाई इकोनॉमी का डेटा हम कंपाइल करते हैं, हमारे पास आता है, तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है, राइट? तो फिर लास्ट में एक कॉन्सेप्ट आया नाउ कास्टिंग का, जो ये बताता है जीडीपी नाउ, राइट? जो जीडीपी की आपको बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑल द डिफरेंट पॉइंटर्स, ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द डेटा दैट दे आर लुकिंग एट। ओके, सो ये कौन शिकागो यूज करता है, राइट? तो इस तरीके की चीजें डेवलप हो रही हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक। आज हम क्या चीजें करने वाले हैं? विल टॉकिंग अबाउट फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई फिस्कल होता क्या है, राइट? एंड इसका हम कंपैरिजन करेंगे एंड इंटरेक्शन समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। मॉनेटरी पॉलिसी हमारा एक अलग से चैप्टर होने वाला है अगली क्लास में, तो आज बस उसका थोड़ा बहुत जिक्र होगा, कहीं कहीं पर मेंशन होगा, कहीं कहीं पर, तो हम बस उसके बारे में बात करेंगे एंड उसकी डिटेल चर्चा अगली क्लास में होने वाली है। आज हम फोकस फिस्कल पॉलिसी पे करेंगे। डिस्क्राइब द रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। भाई फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है, राइट? गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी से क्या अचीव करना चाहती है, दैट विल अंडरस्टैंड। देन इसको अचीव करने के टूल्स क्या है भाई, मैकेनिज्म क्या होता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर, कैसे गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी में चेंजेस करके जीडीपी को ऊपर या नीचे कर सकती है। And we will explain the implementation of fiscal policy and determine if a stance is expansionary or contractionary, right? तो ये चीज आपको अल्टीमेटली पता चलनी चाहिए। आपको कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट बोला जाएगा कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, राइट? तो अब आप बताओ कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी स्टेप्स ले रही है या एक्सपेंशनरी स्टेप्स ले रही है, राइट? सो उसके बारे में भी हम समझेंगे कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है और गवर्नमेंट की स्टांस क्या है। Okay, that उसकी पोजीशन क्या है, that is also we will try to understand. So let's get started with the definition of fiscal policy. What does fiscal policy tell you? It refers to the government's decisions regarding taxation and spending. अच्छा, ये सब तो चलो किताबी बातें तो हम करेंगे, पर आपको क्या सही मायने में आइडिया है फिस्कल पॉलिसी किस चीज का नाम है? क्या आप में से किसी ने भी आज तक बजट बैठ के देखा है कि भाई बजट में क्या चीजें हो रही हैं? यस, फरवरी 1 तारीख को क्या कोई भी टीवी के सामने चिपक कर बैठा होता है फाइनेंस मिनिस्टर आकर के बजट में क्या चीजें बोलेंगी ये चीज सुनने के लिए? हाँ कि नहीं? यस। उस बजट में होता क्या है? व्हाट इज देयर इन दैट बजट? साल के शुरुआत में, राइट, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले गवर्नमेंट अपना बजट लेकर के आती है, राइट? तो
अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, फेब में फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट लेकर के आती है। बजट में क्या चीजें बताती है, प्रदीप बोल रहे हैं, कंट्रोल स्पेंडिंग एंड टैक्स और रेवेन्यू। यस एब्सोल्युटली। सो गवर्नमेंट की भी देखो कुछ इनकम सोर्सेज होती है एंड कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। गवर्नमेंट का इनकम सोर्स क्या होता है? गवर्नमेंट का इनकम सोर्स हो गया टैक्सेस, राइट, इट इज मेनली टैक्सेस। हाँ, और भी कुछ चीजें हैं, और भी कुछ सोर्सेस हैं, जैसे कि मान लो उनकी जो कंपनियां हैं उनसे उनको डिविडेंड मिल गया, राइट, तो ये सब चीजें भी होती हैं। पर मेनली जो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, राइट, मेजोरिटी वहीं से आता है। एंड फिर इसके क्या होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं। अब वो खर्चे कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, ये सब का एक एलोकेशन आपको गवर्नमेंट जो है अपने बजट के जरिए बताती है कि इस साल हम कहाँ पे खर्चा करेंगे, कौन सी हमारे हाई प्रायोरिटी एरियाज है, किन पे हम कितनी स्पेंडिंग करने वाले हैं, एजुकेशन पे कितना करेंगे, एग्रीकल्चर पे कितना करेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट यू गेट इन द बजट। तो ये जो बजट में इन्होंने डिसाइड किया ना, बजट में इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस सेक्टर में इतना खर्चा करेंगे, इंफ्रा में इतना खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे इतना खर्चा करेंगे, ये जो डिसीजन है, दिस इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, नंबर वन। नंबर टू, जो रेवेन्यू वाला पार्ट था कि इनकम कहां से कितनी आएगी। अब गवर्नमेंट को अगर अनाउंस करना होता है कि इनकम टैक्स में इतनी आपको रिलीफ, राइट, आपका जो बेसिक जो स्लैब है इनकम टैक्स का, राइट, उसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया या टैक्स का रेट को कम कर दिया या आपको मार्जिनल रिलीफ दे दिया, राइट, तो ये रिबेट दे दिया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें टैक्स कम करती हैं। टैक्स कम करती हैं तो अल्टीमेटली इन जो सरकार की इनकम है, जो सरकार की रेवेन्यू है, उस पे उसका असर पड़ता है, राइट। तो रेवेन्यू के अराउंड अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है या एक्सपेंडिचर के अराउंड कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, ये किसके अंदर फॉल करेगा? फिस्कल पॉलिसी। ओके, एक बार कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। हम्म, 2026-27 allocates 53.47 lakh crore in total expenditure, a 7.7% increase over the previous year। खर्चा कहाँ पे कितना हो रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफेंस, ट्रांसफर टू स्टेट्स, मनरेगा, जल जीवन मिशन, आवास योजना। अच्छा, यहाँ पे ये स्कीम वाइज इसने आपको एक डिटेल बताया। आप अगर चाहो तो एलोकेशन फॉर डिफरेंट सेक्टर्स भी देख सकते हो, एंड इसको हम परसेंटेज एंड अमाउंट दोनों में मांग लेते हैं। ओके, कि कौन से सेक्टर को कितना एलोकेशन किया है इन्होंने। ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, होम अफेयर्स, रूरल, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा फाइनेंस, सब्सिडीज, ट्रांसफर्स, अभी हम ये सब पढ़ेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स, वेलफेयर पेमेंट्स, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे कर रही है सरकार? ट्रांसपोर्ट, रोड्स बनाने में, रेलवेज बनाने में, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में। देन डिफेंस में 11% खर्चा हो रहा है। तो ये क्या है? ये कॉन्शियस डिसीजन है, राइट, ये कॉन्शियस डिसीजन है कि हमको कौन सी जगह पे कितना खर्चा करना है, और फिर खर्चा करना भी है या नहीं, खर्चा करना भी है या नहीं। अभी जैसे यहाँ पे पिछले ऊपर में हमको यहाँ स्टेटमेंट क्या दिखा था कि गवर्नमेंट ने अपना खर्चा 7.7% से इंक्रीज किया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। व्हाट डज दिस इंडिकेट टू यू? सरकार अगर ज्यादा खर्चा कर रही है तो ये क्या इंडिकेट करता है आपको? अब इसके इम्प्लीकेशन समझते हैं। सरकार अगर अपना खर्चा बढ़ा देती है तो इससे क्या हो जाएगा? तो इससे डायरेक्टली असर पड़ता है एग्रीगेट डिमांड पे,
ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मतलब आपका जीडीपी, ठीक है, जो आपका आउटपुट है। नाउ दिस पर्टिकुलर आइटम आपका जो जीडीपी है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ फोर थिंग्स। सबसे पहला होता है सी। सी इज व्हाट? कंज्यूमर स्पेंडिंग। हम इंडिविजुअल्स, राइट, जो भी खर्चा कर रहे हैं इकोनॉमी में, आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जो भी सर्विसेज खरीद रहे हो, वो सब स्पेंडिंग जो कर रहे हो, वो सब सी के अंदर काउंट होता है। ओके, देखो जीडीपी निकालने के भी कई मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स लोग जो खर्चा करते हैं वो सी के अंदर आ गया। उसके बाद बिजनेसेस जो खर्चा कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो सब कहाँ आएगा? आई के अंदर, ठीक है, ये बिजनेसेस का खर्चा हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो कहाँ आता है? जी के अंदर आता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, सो ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, हम लोग आज इसकी बात कर रहे हैं। हम लोग जब फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हम लोग मेनली इस जी की बात कर रहे हैं। ये जी अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको पिछले साल से इस साल 7% 8% ज्यादा खर्चा करना है, तो अगर गवर्नमेंट ने ये चीज ऐलान किया है अपने बजट में, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये जो जी वाला कंपोनेंट है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है ऑन वेरियस थिंग्स, ऑन वेरियस थिंग्स, कहीं पे भी वो खर्चा कर रहे हैं, राइट, उससे क्या होगा? जी ऊपर जाएगा। एंड जब ये जी ऊपर जाता है तो जो हमारा जीडीपी है, जो एग्रीगेट डिमांड है, दैट इज गोइंग टू गो अप। ओके, सो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं जी में ऐसा क्या होता है। ओके, so now let us read the definition. It refers to the government's decisions regarding taxation and spending, right? एक तो कमाई क्या होगी और दूसरा खर्चा क्या होगा, उसके अराउंड जो भी ये डिसाइड करेंगे, जो भी ये डिसीजन लेंगे, दैट रेफर्स टू फिस्कल पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट इज मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी को अभी हम डिफाइन करके रख देते हैं, ठीक है, बिकॉज आगे कहीं कहीं पे ये वर्ड यूज होगा। तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है? इट रेफर्स टू सेंट्रल बैंक एक्टिविटीज। मॉनिटरी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं चला रही है, मॉनिटरी पॉलिसी कौन चला रही है? सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारा आरबीआई, राइट, ये उसके अंदर आता है। एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। आरबीआई का रोल क्या रहेगा? पैसा कैसे फ्लो होगा, क्रेडिट कितना एक्सेसिबल होगा लोगों को, वो चीज आरबीआई कंट्रोल करती है, राइट। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये तो अपना अलग चैप्टर है, इस पे पूरा एक अलग चैप्टर है, राइट, तो वो हम वहां पे पढ़ेंगे। शेयर्ड गोल, इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, राइट। अगर ओवरऑल इकोनॉमी में कैसे हालात चल रहे हैं, अभी भाई अभी रिसेशन आ रहा है, या अगर जीडीपी को बूस्ट करने की जरूरत है, राइट, तो इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप्स लेती है, आरबीआई अपनी तरफ से स्टेप्स लेती है, दोनों का गोल एक ही होता है, कॉमन होता है। गोल क्या होता है? बोथ एम टू क्रिएट एन इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ स्टेबल पॉजिटिव ग्रोथ। दोनों चाहते क्या है? दोनों चाहते क्या है? दोनों चाहते हैं कि भाई हमारा जो जीडीपी है वो ग्रो हो। अब वो ग्रो होना चाहिए स्टेबल तरीके से, पॉजिटिव ग्रोथ आनी चाहिए उसमें और स्टेबल ग्रोथ आनी चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इज अनदर ऑब्जेक्टिव। ओके, जिसके लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, बढ़ा दिया, ये सब चीजें वो करते रहते हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना, ठीक है, स्टेबल रखना। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं ये अपना एक टारगेट लेके चलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। जैसे आरबीआई ने अपना टारगेट ले रखा है, मुझे 4 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखना है। ओके, सो इसको स्टेबल रखना एंड इसको लो रखना। बहुत हाई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है तो भैया जो पब्लिक है वो हाहाकार मचाने लग जाएगी, राइट। तो बहुत महंगाई भी जरूरी नहीं है और मतलब अच्छा भी नहीं है, और एकदम से भी अगर कम हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है, हमको स्टेबल चाहिए। अगर एकदम से इन्फ्लेशन गिर के 1% आ जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। अब क्यों नहीं है वो चीज आपको आगे समझ में आएगी, ठीक है, मैं मॉनेटरी पॉलिसी में उसको समझाऊंगा कि अगर इन्फ्लेशन 0 हो जाए, 1 हो जाए तो क्या चिंता है, राइट। अभी के लिए बस इतना जानकर चलिए कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों हैंड इन हैंड पैरेलली चलेंगे, और ये दोनों ही हमारी इकोनॉमी का क्या स्टेटस होगा, क्या टर्नआउट होगा, वो चीज डिसाइड करेंगे। ओके, चलो अब ये इक्वेशन सबको क्लियर है ना, इसको एक बार दिमाग में छाप लो, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में, बिकॉज इस स्क्रीनशॉट को मैं बार बार यूज करने वाला हूं, इस इक्वेशन को।
Okay, kindly take note of it. Now let's talk about roles and objectives of fiscal policy. Fiscal policy is used by governments to influence what? Number one, aggregate demand, the overall level of economic activity, right? तो ये चीज आपको ऑलरेडी समझ में आ गई मेरे पिछले वाले इक्वेशन से. व्हाट आई सेड कि अगर गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के जरिए जी को कम या ज्यादा करेगी, जी को कम या ज्यादा करेगी, तो उसका इंपैक्ट किस पे आएगा? एग्रीगेट डिमांड पे आएगा. तो अगर गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड को कैसे भी करके इंटरफेयर करना है, उसमें मैनिपुलेट करना है, उसमें बूस्ट करना है कुछ, राइट, तो वो सारे वो कैसे कंट्रोल करती है? फिस्कल पॉलिसी, यानी जी को कम या ज्यादा करके. व्हाट इज एक्स माइनस एम? एक्स माइनस एम का मतलब हो गया एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. Okay, that is net exports. इन सभी एरियाज पे हम एक एक करके बातें करेंगे. ये जो एक्सपोर्ट्स वाला एरिया है ये सब आगे के लिए है, ठीक है. जब हम करेंसी की बात करेंगे, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो वहां पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स पे भर भर के बातें की जाएंगी, ठीक है ना. तो हर एक चीज पे एक एक चैप्टर बना दिया गया है अकॉर्डिंग टू वेटेज, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ठीक है. आज जो हमारा चैप्टर का फोकस है दैट इज मेनली अराउंड जी, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. लिख दूं यहां पर गवर्नमेंट टैक्सेस एंड स्पेंडिंग. ओके, तो दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं. फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज करती है टू इन्फ्लुएंस व्हाट? नंबर वन, एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड जीडीपी को इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस कर सकती है, नंबर वन. नंबर टू, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फिस्कल पॉलिसी को यूज किया जाता है. अगर गवर्नमेंट बजट में ऐसा अनाउंस करती है कि हम जितने भी अमीर लोग हैं जो साल में 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं उन पे टैक्स रेट 50% कर देंगे, एंड जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं उनको हम हर महीने 2,000 रुपया सबको बांटेंगे. इस तरीके से अगर गवर्नमेंट बजट में अनाउंस करती है, फिस्कल पॉलिसी उसके अराउंड बना रही है, तो इसका इंप्लीकेशन क्या है कि अमीर लोगों से पैसा लेकर के जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाया जाए, राइट. तो ये सब काम करने का गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा? दैट इज थ्रू फिस्कल पॉलिसी, दैट इज थ्रू फिस्कल पॉलिसी, राइट. तो अगर गवर्नमेंट को ये फील होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनइवन हो गया है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गया है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गया है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए गवर्नमेंट के पास जरिया क्या है? व्हाट इज द वेपन इट इज गोइंग टू यूज? द वेपन इज अगेन फिस्कल पॉलिसी. Then resource allocation. How resources are divided between different sectors and economic agents. अभी मैंने आपको दिखाया रिसोर्स एलोकेशन कैसे बजट में किया जाता है, राइट. तो ये जो इतने सारे आप एलोकेशन देख रहे हैं, कौन से एरिया में क्या एलोकेशन करना है, कौन से सेक्टर को क्या बूस्ट देने की जरूरत है, ये गवर्नमेंट किस किस चीज के अंदर करती है, किस चीज के जरिए करती है? अगेन वेपन क्या है? वेपन है फिस्कल पॉलिसी. ओके, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज है हमारी कंट्री में, वो अभी एट पार नहीं है, जैसे कि एजुकेशन एट पार नहीं है, तो उस पर बहुत काम करने की जरूरत है, राइट. एग्रीकल्चर बहुत दिक्कतें आ रही है वहां पर, तो सरकार उसके लिए अलग से बजट अनाउंस कर सकती है कि इतना पैसा हम एग्रीकल्चर के लिए खर्चा करेंगे. सरकार अगर ऐसा सोचती है कि भाई हम सेमीकंडक्टर्स में बहुत पीछे हैं, राइट, तो उसने सेमीकंडक्टर के लिए क्या कर लिया? पैकेज अनाउंस कर दिया कि कोई भी यहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, राइट. जमीनें देंगे, आपको सब्सिडीज देंगे, राइट, आपको टैक्सेशन में बेनिफिट देंगे, जो भी है इन्होंने उसके लिए क्या किया? एक पैसा रिजर्व कर लिया. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ईवीज के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस कर रखी है, राइट. अब वो आई गेस बंद हो गई है या होने वाली है ऐसा कुछ, राइट. तो अब तक तो लेकिन मिल रही थी. तो ईवी इंडस्ट्री क्यों जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इतना ला पाई? बिकॉज गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से सपोर्ट कर रही थी, राइट. तो गवर्नमेंट अगर हर व्हीकल पे सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट की पॉकेट से पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप जो स्कूटर खरीद के लाते हो, मान लो आपको 1.5 लाख का पड़ा है, राइट, लेकिन वो
उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, 1,80,000 थी। तो वो जो 30,000 है वो गवर्नमेंट ने कंपनी को पे किया होता है, राइट। तो वो सब्सिडाइज हो गई है, तो लोगों के एक्सेस तक पहुंच पा रही है, राइट। लोग उसको खरीद पा रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती तो लोग इतना महंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद नहीं पाते, राइट। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है भाई, गवर्नमेंट हर व्हीकल पे सब्सिडी क्यों दे रही है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है ईवीज को प्रमोट करना, ताकि जो पेट्रोल की बाइंग है उसको कम किया जा सके, राइट। ये अगेन एक अनादर स्टोरी है, पेट्रोल की बाइंग को कम किया जा सके ताकि गवर्नमेंट का जो इंपोर्ट बिल है वो थोड़ा सा कम हो, राइट। गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है। ये समझ में आया कि कैसे डिफरेंट सेक्टर्स को बजटरी एलोकेशन करना है। अ प्राइमरी एम इज मैनेजिंग द इकोनॉमी थ्रू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन रियल जीडीपी। फिस्कल पॉलिसी का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमी को मैनेज करना थ्रू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन रियल जीडीपी। ये फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस करके गवर्नमेंट डायरेक्टली जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट डाल पाती है, एंड इसी इंपैक्ट को, इसी इन्फ्लुएंस को यूज करना टू मैनेज द इकोनॉमी, टू प्रमोट द इकोनॉमी, टू ग्रो द इकोनॉमी। Okay, so these are the objectives of fiscal policy. Next, let's talk about expansionary fiscal policy. Now, how does it boost aggregate demand? फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को कैसे इंक्रीज करती है, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। अगेन उसी इक्वेशन को मैं दोबारा से यूज करूंगा, ठीक है। क्या इक्वेशन था, एग्रीगेट डिमांड इज सी आई जी एक्स माइनस एम। ओके, सो सबसे पहले है पर्सनल इनकम टैक्स कट्स। अगर गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी में बजट में ऐसे अनाउंस करती है कि हम इस साल पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसको कट कर रहे हैं, टैक्स का रेट कम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, रेजिंग डिस्पोजेबल इनकम टू बूस्ट कंजम्पशन। अगर टैक्स कम हो जाएगा तो कंज्यूमर्स के हाथ में जो पैसा है, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है आप जानते हैं, टैक्स काटने के बाद जो हाथ में रह जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। अगर किसी की इनकम 100 रुपीज है, उसमें अगर 20 रुपीज गवर्नमेंट का पास टैक्स चला जाता है, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी हुई, 80 रुपीज, राइट। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, लेट्स से उसने 5 रुपया कम कर दिया टैक्स, अब आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कितना रह गया, 80 की जगह 85 रह गया। तो वो 5 रुपए का आप क्या करोगे, जाके ऐश करोगे, खर्चा करोगे, राइट। सो इससे क्या होगा, इससे जो कंजम्पशन है, जो सी है वो ऊपर जाएगा, एंड जब सी ऊपर जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी ऊपर जाएगा। ओके, इट इज रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, वो डिपेंड करता है। आप रियल टर्म्स में लिख रहे हो तो रियल हो जाएगा, आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर लिख रहे हो तो रियल हो जाएगा, अदरवाइज नॉमिनल हो जाएगा। ओके, तो वो एक्सप्लिसिटली आपको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स कट, ठीक है। एक तो हो गया डायरेक्ट में कि आपने डायरेक्टली इनकम टैक्स को ही कट कर दिया, देन इनडायरेक्ट टैक्स कट। इनडायरेक्ट टैक्स कट क्या होता है, आपका सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट, ये सब क्या हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इसको कम कर दिया जाता है, लोअरिंग प्राइसेस टू रेज रियल इनकम्स एंड डिमांड। अगर जीएसटी कम कर दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट ने इंडिया में तो रिसेंटली किया भी था, राइट। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, उन पे टैक्स रेट्स कम कर दिए गए थे, नॉट जस्ट गाड़ियां, कई चीजों पे कम किया गया था। सो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, अब लोगों को वो चीजें ज्यादा अफोर्डेबल लगने लग गई, राइट। किसी चीज पे मान लो पहले 28% टैक्स लग रहा था, आज उस पे 18% लग रहा है, तो टैक्स का कंपोनेंट जो है वो काफी कम हो गया, एंड कम होने की वजह से अब वो चीज आपको ज्यादा अफोर्डेबल लगने लग जाती है, राइट। तो रियल सेंस में आपको लगता है कि भाई मेरी इनकम बढ़ गई है, राइट, क्योंकि अब ज्यादा चीजें आपकी पहुंच के अंदर, आपकी रीच के अंदर आ जाती है। लोअरिंग प्राइसेस टू रेज रियल इनकम्स एंड डिमांड। ओके, सो ओवरऑल चीजें जो है बाजार में क्या होगा, अगर जीएसटी कट होता है तो ओवरऑल चीजें जो है मार्केट में उनके दाम सस्ते हो जाएंगे, राइट, एंड सस्ते हो जाएंगे
तो आप उसकी कंजम्पशन जो है ज्यादा करने लगोगे, उस चीज की डिमांड क्या होगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, एंड कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड अल्टीमेटली फिर इंक्रीज होगा। तीसरा क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स कट, बूस्टिंग प्रॉफिट्स टू एनकरेज कैपिटल स्पेंडिंग। आप अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम कर देते हो तो कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, एंड कंपनीज के अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे दे विल बी एनकरेज टू डू मोर कैपिटल स्पेंडिंग। अगर वो और कैपिटल स्पेंडिंग करेंगे तो आई ऊपर जाएगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स ऊपर जाएंगे, जिससे अगेन एग्रीगेट डिमांड ऊपर जाएगी। लास्ट क्या है, पब्लिक स्पेंडिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सोशल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जी के अंदर आ गया। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए खर्चा कर रही है, स्कूल्स बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्यों कर रही है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए, ठीक है। एंड ये सब स्पेंडिंग से जो जी है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो ऊपर जाएगा, इंफ्रा बिल्डअप होगा, एंड इससे आपका एग्रीगेट डिमांड भी ऊपर जाएगा। ओके, ये पॉइंट्स क्लियर है चारों? फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड से कैसे लिंक्ड है, हाउ डज इट इंपैक्ट? Now let's talk about the intellectual divide. फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करने में, इकोनॉमी में ग्रोथ लाने में कितनी ज्यादा कारगर है, इस पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फिस्कल पॉलिसी अच्छी है। अच्छा, एक डाउट आ गया सी पॉइंट को रिपीट करने का। सी पॉइंट था कॉर्पोरेट टैक्स कट। कॉर्पोरेट टैक्स कट तो बहुत ही सिंपल है कि आपने जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनका टैक्स कट कर दिया। तो अगर उनका टैक्स कट हो जाएगा तो उनके पास प्रॉफिट ज्यादा बचेंगे, तो अगर उनकी प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तो वो लोग एनकरेज होंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कि भाई बिजनेस में और पैसा डालो, राइट। तो गवर्नमेंट टैक्स कम क्यों करती है, ताकि आप उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करो, एंड जब आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो आई ऊपर जाएगा, आई ऊपर जाएगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी ऊपर जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर सी। जतिन, आगे बढ़ सकता हूँ? यस, सो कमिंग बैक टू द स्कूल्स ऑफ थॉट, मैंने क्या कहा, फिस्कल पॉलिसी कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, इस पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक हो गया किनीजियन, एक हो गया मॉनिटरिस्ट। किनीजियंस फिस्कल पॉलिसी के फेवर में, तो ये क्या बोल रहे हैं, दे बिलीव फिस्कल पॉलिसी हैज पावरफुल इफेक्ट्स ऑन आउटपुट। मतलब आपका जो जीडीपी है, जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, किनीशियंस ये मानते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का आउटपुट के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट है, एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट व्हेन द इकोनॉमी हैज स्पेयर कैपेसिटी। अब ये स्पेयर कैपेसिटी वर्ड बोलना भी जरूरी है, बिकॉज अगर इकोनॉमी ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, वर्कफोर्स पूरी फुल्ली एम्प्लॉयड है, तो उस केस में सरकार और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करती भी है और स्पेंडिंग करती भी है, तो उससे इकोनॉमी में कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो पूरी फुल हो रखी है, राइट। बिजनेसेस ऑलरेडी फुल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स है वो ऑलरेडी फुल स्पेंडिंग कर रहे हैं, राइट। तो और जी बढ़ा करके ओवरऑल इकोनॉमी पे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, राइट। तो ज्यादा इंपैक्ट आपको कब देखने को मिलता है, जब इकोनॉमी में पहले से स्पेयर कैपेसिटी है, राइट। तो मतलब बिजनेस से ज्यादा इन्वेस्ट अभी कर नहीं रहे हैं, कंज्यूमर्स ज्यादा सेव करने में लगे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, वो ज्यादा स्पेंडिंग कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को आना होता है और जी बढ़ाना होता है और स्पेंडिंग बढ़ानी होती है। तो जब स्पेंडिंग बढ़ती है तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, लोग खर्चा करना शुरू करते हैं, एंड फिर इकोनॉमी का जो पहिया है वो घूमने लगता है। ओके, तो जब जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो इकोनॉमी का पहिया है ये थोड़ा सा रुक रहा है, ये अटक रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट उसमें और फंडिंग डालती है और उसमें स्पेंडिंग करती है उस चक्के को घुमाने के लिए।
ठीक है। तो कुल मिलाकर एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ते रहनी चाहिए, ये मूव होते रहनी चाहिए। अगर ये दोनों जहां पर भी कमजोर पड़ जाएंगे तो सरकार को आना पड़ेगा पिक्चर में और इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको चलते रहने के लिए। ठीक है। एंड जब ये चक्का चलने लग जाएगा, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग जाएगी, तो ये दोनों भी फिर अपने आप मूव होने लग जाते हैं। डज दिस इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर ऑल्सो? यस एब्सोल्युटली। जब मैं एग्रीगेट आउटपुट या एग्रीगेट डिमांड बोल रहा हूं तो इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं आते, इसमें सर्विसेज भी आती हैं। आपने अगर सर्विस भी कंज्यूम की है तो वो भी इसमें कंसिडर की जाती है। ओके। तो बताओ, कीनीशियन का पॉइंट क्लियर है? कीनीशियंस क्या बोल रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी से आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों पे असर पड़ता है, इसलिए फिस्कल पॉलिसी बहुत ही पावरफुल टूल, बहुत ही पावरफुल वेपन होता है, ऐसा कीनीशियंस मानते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की तरफ। वो क्या कह रहे हैं? दीज आर नोन एज मॉनिटरिस्ट। तो मॉनिटरिस्ट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोग तो मॉनिटरी पॉलिसी के भक्त हैं, ये लोग फिस्कल पॉलिसी के भक्त नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? दे बिलीव फिस्कल चेंजेस हैव ओनली टेम्पोररी इफेक्ट्स। दे से फिस्कल पॉलिसी ओनली हैव टेम्पोररी इफेक्ट्स एंड दैट मॉनिटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव। ये बोल रहे हैं भैया मॉनिटरी पॉलिसी पे तुम ज्यादा फोकस करो, वो ज्यादा बेटर है। फिस्कल पॉलिसी इतनी ज्यादा कारगर नहीं है, उससे तो सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी इफेक्ट्स आते हैं, राइट। सो मॉनिटरीज का क्या कहना है? दे आर एंटी फिस्कल पॉलिसी। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि भैया मॉनिटरीज किसको फेवर करते हैं और फिर कीनीशियंस किसको फेवर करते हैं। तो याद रखना ये चीज, कीनीशियंस फिस्कल पॉलिसी के फेवर में, वो मानते हैं कि हाँ ये एक पावरफुल वेपन है और गवर्नमेंट अगर फिस्कल पॉलिसी में कोई भी चेंजेस करती है तो उसका हमको जीडीपी पे असर देखने को मिलता है। ठीक है, दे एग्री ऑन दिस। लेकिन मॉनिटरिस्ट क्या बोल रहे हैं कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है, फिस्कल पॉलिसी में सरकार एक्शन लेगी, उसका कोई इंपैक्ट बहुत टेम्पोरेरीली आपको दिख जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला। वो ये मानते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी इज अ बेटर चॉइस फॉर मैनेजिंग दीज थिंग्स, स्पेशली इन्फ्लेशन। ओके। Monetarists generally do not advocate for using monetary policy for counter cyclical AD adjustment. एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो मैं बार बार इसको पूरा नहीं बोलने से एडी भी बोल सकता हूं, नोट्स में आपको एडी लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाना, एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड विच इज योर जीडीपी। ओके। अब ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसको एक बार जरा ध्यान से समझ लो। मॉनिटरिस्ट ये तो बोल रहे हैं कि भैया मॉनिटरी पॉलिसी अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन मॉनिटरिस्ट ये नहीं बोल रहे कि आप मॉनिटरी पॉलिसी को एज अ डिस्क्रेशनरी टूल यूज करो, कि जब भैया जब बूम आ गया तो मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो और उससे इकोनॉमी नीचे आ जाएगी, या जब इकोनॉमी नीचे आ गई है तो इंटरेस्ट रेट्स कम कर दो तो वो ऊपर आ जाएगी। मॉनिटरिस्ट ये कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्क्रेशनरी टूल्स की तरह यूज करने की बजाय उसको आप एक सिस्टमेटिक, एक फ्रेमवर्क की तरह यूज करो। मतलब आप सिस्टम्स बना के रखो उसको। अगर डिस्क्रेशन पे यूज करने जाओगे ना कि जब इकोनॉमी में कुछ हो जाएगा तब हम मॉनेटरी पॉलिसी में ये चेंजेस करेंगे, अगर उस हिसाब से इकोनॉमी चलाओगे तो ये बोल रहे हैं वो काम नहीं करेगा। बिकॉज जब कोई चीज हो चुकी है उसके बाद आप एक्शन लोगे, उसके बाद उसका इंपैक्ट आएगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। मॉनिटरीज बोलते हैं कि आप सिस्टम्स बना करके चलो, सिस्टम्स के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी को ऑटोमेटिक चलने दो, ऑटोमेटिक काम करने दो। आपको काउंटर सिक्लिकल एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वर्ड को जरा ध्यान से पढ़ना। काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट। और सिक्लिकल का मतलब क्या होता है? जो अपन ने कल पढ़ा था, बिजनेस साइकिल्स, राइट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइकिल्स। तो मॉनिटरीज बोल रहे हैं दे डू नॉट एडवोकेट फॉर यूजिंग मॉनिटरी पॉलिसी फॉर काउंटर सिक्लिकल एडजस्टमेंट्स। मतलब मॉनिटरीज ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा एडवोकेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा रेकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप काउंटर सिक्लिकल एडजस्टमेंट्स करो। काउंटर सिक्लिकल मतलब कि भैया बूम आ गया है तो आप इसका जो उल्टा तरीका है कि भाई आप इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दो, तब इकोनॉमी नीचे आ जाएगी, टर्न डाउन हो जाएगी। या फिर
अगर कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, रिसेशन आ गया है, तो फिर आप इंटरेस्ट रेट्स कम कर दो। तो ये चीजें मॉनेटरिस्ट एडवोकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे डोंट एडवोकेट काउंटर सिक्लिकल अगेंस्ट एग्रीगेट डिमांड एडजस्टमेंट। ओके, यहां क्लियर है? यस, श्रुति विल कम टू दैट। हम इसकी लिमिटेशंस पर जब बात करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा मॉनेटरीज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशंस पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। तब आपको इनका जो क्या कहना चाह रहे हैं वो चीज आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। डेफिसिट्स एंड द नेशनल डेट। अब बात करते हैं what happens when government decides to increase its expenditure or reduce its income, उसका क्या असर पड़ता है। So what is budget surplus or budget deficit? The difference between government revenue and expenditure over a fixed period, which is usually a year. Government जो भी रेवेन्यू कर रही है, जो भी टैक्सेस से कमा रही है, एंड जो भी खर्चा कर रही है, स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर कर रही है, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है, जो भी गैप है, दैट इज आइदर गोइंग टू बी अ सरप्लस और इट इज गोइंग टू बी अ डेफिसिट, राइट। अगर आप 100 रुपीज कमाकर 120 खर्चा कर रहे हो तो डेफिसिट हो गया। अगर 100 कमाकर 80 खर्चा कर रहे हो तो आपके पास कुछ सेविंग्स हो जाएगी, कुछ सरप्लस हो जाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड बजट सरप्लस, राइट। लेकिन गवर्नमेंट के केस में इट इज यूजुअली गोइंग टू बी अ डेफिसिट। ओके, नेशनल डेट, द अक्यूमुलेशन ऑफ दीज डेफिसिट्स ओवर टाइम। ठीक है, अब ये सिंपल सा समझो। अभी मैंने बोला कि आपने 100 रुपया कमाया और 120 रुपया खर्चा कर दिया, तो आपने 20 रुपया क्या किया, एक्सेस में खर्चा कर दिया। ये एक्सेस आपके पास कहां से आया? आपने खर्चा तो किया है ना, सामने वाले को तो पेमेंट किया है आपने, आपके पास नहीं था तो कहां से आया आपके पास? बताओ तो, कहां से आएगा आपके पास? कहीं से तो मांगना पड़ेगा, कहीं से तो लोन लेना पड़ेगा, किसी से तो मांग के लाओगे, राइट। सो ऑल दीज डेफिसिट्स, हर साल जो भी, मतलब लॉस नहीं बोलते इसको, जो भी डेफिसिट हो रहा है, जो भी डेफिसिट हो रहा है गवर्नमेंट को, वो सभी डेफिसिट्स इकट्ठा होते रहते हैं। भाई पहले साल मान लो 20 रुपया हुआ, अगले साल 30 रुपया हुआ, अगले साल 50 रुपया हुआ, राइट। तो ये सब क्या है, हर साल इतना इतना लोन लिया जा रहा है, हर साल इतना इतना लोन दिया जा रहा है। अब अगर ये सबको अगर मैं टोटल कर दूं, अगर ये सबको टोटल कर दूं, तो इसको क्या बोला जाएगा? नेशनल डेट, द accumulation of these deficits over time. Okay, deficits are typically financed by borrowing from the private sector via pension and insurance fund portfolios. ये जो deficits हैं, these are typically financed by borrowing from the private sector. Point to be noted, सरकार खर्चा कर रही है किससे लोन लेकर के? प्राइवेट सेक्टर से लोन लेकर के, वाया पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड पोर्टफोलियोज। जो पेंशन फंड्स है, बेसिकली जो आम आदमी का पैसा है, वही गवर्नमेंट को लोन के फॉर्म में दे दिया जाता है, एंड फिर गवर्नमेंट उसी से खर्चा करके उसी पब्लिक को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। ओके, सो दिस इज नेशनल डेट। सो बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट, दिस इज क्लियर। current year deficit can be taken from previous year surplus if any as well, yes। तो ये सबका टोटल हमने बोला, राइट। ये सबका टोटल हमने बोला कि आपका जितना भी डेफिसिट था वो इकट्ठा होते जाएगा। किसी साल में अगर सरप्लस हो गया है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, किसी साल अगर सरप्लस हो गया है तो वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। वो एडजस्ट होने के बाद आपका जो नेशनल डेट है वो आपको दिखेगा। ओके, अब ये जो डेट है, ये जो नेशनल डेट है, ये गवर्नमेंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर गवर्नमेंट, उसके पास इतनी इनकम नहीं है, इतना रेवेन्यू नहीं है, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट
और लोन ले लेकर आपके शहर में ये पुलिया बना रही है, राइट, फ्लाईओवर्स बिल्ड कर रही है, सड़कें बना रही है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये सब बना रही है, राइट। तो ये सब इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? गुजरात ने जो इतनी डेवलपमेंट की, क्या उसके लिए उन्होंने डेट लिया? लिया। मुंबई में जो अभी इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके लिए भी लोन लिया जा रहा है। जो मेट्रो, सॉरी, हाँ, मेट्रो ही तो बन रही है मुंबई में, राइट। व्हाट इज दैट कॉल्ड? मोनोरेल। कह रहे हैं लेना चाहिए। देवेंद्र कह रहे हैं डिपेंड्स। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ग्रोइंग वेरी रैपिडली। उनकी जीडीपी ग्रोथ ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ से काफी ज्यादा तेज है। असम गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में, जब से वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बहुत ज्यादा डेट उन्होंने लिया है, लेकिन पूरा का पूरा स्टेट में बहुत मैसिव चेंजेस भी देखने को मिले हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे दे हैव मेड ह्यूज चेंजेस। तो ये डेट लेकर ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक्वा लाइन बोलते हैं क्या उसको? ओके। सो ठीक है, आप लोगों के आंसर से भी मुझे वही पता लग रहा है कि कोई बोल रहे हैं करना चाहिए, कोई बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए, राइट। एंड यही चीज आप अगर आम दुनिया में भी उतर जाओ, राइट, कहीं भी आप चाय की टपरी पे बैठ जाओ और ये वाला मुद्दा छेड़ दो, देखना वहां पे इमीडिएटली दो गुट बन जाएंगे। एक आपके फेवर में बोल रहा होगा, एक आपके अगेंस्ट में बोल रहा होगा। कहीं भी करके देख लेना, कहीं भी करके देख लेना। तो यही चीज इकोनॉमिस्ट के बीच में भी होती है। इकोनॉमिस्ट लोग भी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे। उन लोगों ने भी अपना अपना साइड चुन लिया है। कोई बोल रहे हैं भैया फेवर में है, करना चाहिए, कोई बोल रहे हैं अगेंस्ट में कि हमको नहीं करना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं, इज द नेशनल डेट अ कंसर्न? क्या नेशनल डेट होना, इतना बड़ा लोन होना, डेट होना अच्छा है या बुरा है? ये चिंताजनक है क्या? तो यहाँ पे बोल रहे हैं यस, हाँ ये चिंताजनक है, मतलब लोन लेना बुरा है। तो अब क्यों बुरा है, आओ उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्गुमेंट्स फॉर बीइंग कंसर्न अबाउट हाई डेट टू जीडीपी रेशियोज, एंड आई एम marking this as an important area, a high priority area for exam. Okay. First thing is higher future taxes. It may lead to disincentives for economic activity, reducing long run growth. So पहला तर्क क्या दिया जा रहा है, पहला आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है, दैट गवर्नमेंट ये जो स्पेंडिंग कर रही है, लोन ले लेकर, डेट ले लेकर जो स्पेंडिंग कर रही है, इससे जो पब्लिक है, जो बिजनेसेस हैं, उनको पता चल जाता है कि ये सब जो खर्चा किया जा रहा है, ये सब सरकार हमसे ही वसूलेगी, ये डेट की भरपाई हमको ही करनी है। कैसे होगी? सरकार आगे चल के क्या करेगी, आज तो लोन ले लिया, फिर जब लोन भरना होगा, जब उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी। एंड अगर आपको आज से ही पता है कि मैं जो भी कमाऊंगा उसमें आज सरकार 20% ले जा रही है, कल को 30 ले जाएगी, तो मैं क्यों ही इस बिजनेस में इतना माथा मारूं? मैं डिस इंसेंटिवाइज हो जाऊंगा कि मैं कमाने के लिए जाऊंगा और सरकार आके मेरे से और बड़ा शेयर ले जाएगी। तो इट माइट लीड टू डिस इंसेंटिव्स फॉर बिजनेसेस एंड फॉर्म्स। तो इससे क्या होगा? इट मे लीड टू लेसर इकोनॉमिक एक्टिविटी। हो सकता है इससे बिजनेसेस जो है वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाए, और इससे जो आपकी लॉन्ग रन ग्रोथ है, हो सकता है वो धीमी पड़ जाए। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था कि इतना लोन लेकर सब इंफ्रा वगैरह बिल्ड कर दे ताकि जीडीपी एकदम और तेजी से बढ़े, लेकिन इसका उल्टा ये हो सकता है कि बिजनेसेस जो है वो डिसइंसेंटिवाइज होकर के काम में ही फोकस ना करें, राइट। एंड ये तो पब्लिक के साथ भी हो सकता है, कंज्यूमर्स के साथ भी हो सकता है। उनको भी पता है कि भाई आज मैं
जो भी इनकम कर रहा हूं उसमें मान लो 70 रुपीज मेरे घर पे आता है 100 में से, कल को सरकार और टैक्स बढ़ा देगी तो मेरे हाथ में तो 60 आएगा, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, राइट? जो चल रहा है चलने दो। यस, तो वो लोग ज्यादा मेहनत करने से पीछे हटेंगे। देन दूसरी चीज क्या है? मॉनिटरी एक्सपेंशन। इफ मार्केट्स रिफ्यूज टू लेंड, governments may print money leading to high inflation. Again, this is a very important point. Monetary expansion. अगर अब अभी हमने क्या पढ़ा था पिछली स्लाइड में, गवर्नमेंट पैसा कहां से लेती है? भाई प्राइवेट सेक्टर से ही पैसा लेती है। हम लोगों का ही पैसा गवर्नमेंट यूज करती है ये सब बनाने के लिए, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करने के लिए। और अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर पैसा देने से मना करते, राइट? गवर्नमेंट बॉन्ड इशुएंस वगैरह लेकर के आ रही है, कोई पैसा नहीं दे रहा उनको, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा उनके पास, तो अगर गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या अपना प्लान कैंसिल कर देगी? गवर्नमेंट बोलेगी मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, मैं पैसा खुद प्रिंट कर लूंगा, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जाके और पैसा प्रिंट करेगी और उसको जो करना है वो करेगी। आप कुछ भी कर लो, उसको रोक नहीं पाओगे। इसका इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी में? अगर और पैसा प्रिंट किया जाता है तो इससे क्या होता है? इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। पैसा प्रिंट करने से इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? बिकॉज इकोनॉमी में रिसोर्सेस तो अभी भी उतने ही हैं, लेकिन उसको बाय करने के लिए अब पैसा और आ गया है मार्केट में, तो उन्हीं सेम चीजों के दाम क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन सप्लाई तो उतनी है ना, इकोनॉमी में सप्लाई तो उतनी ही है, सप्लाई लिमिटेड है, इसीलिए तो इतना बड़ा इकोनॉमिक्स का चैप्टर बना रखा है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, राइट? किसी के दिमाग में ऐसा आता है क्या कि सर अनलिमिटेड पैसा छाप के बांट दो सब में, सब अमीर हो जाएंगे रातों रात? ऐसा आता है क्या सपना किसी को? ये पॉइंट समझ में आया? मॉनिटरी एक्सपेंशन, एनी डाउट ऑन दिस? ठीक है, कीपिंग जोक्स अपार्ट, सेकेंड पॉइंट क्लियर है ना? मॉनिटरी एक्सपेंशन मतलब पैसा ज्यादा प्रिंट करके गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना अगर काम करेगी तो अल्टीमेटली जो डेफिसिट है, जो डेट है, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए हार्म हो रहा है, राइट? आप चले थे अच्छा करने लेकिन नुकसान हो रहा है। ठीक है, आते हैं तीसरी चीज पे, दैट इज क्राउडिंग आउट। दैट इज क्राउडिंग आउट। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने बेड़ा उठा लिया कि भाई मैं एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अगर गवर्नमेंट ने ठान लिया कि मैं खर्चा करूंगा और एग्रीगेट डिमांड को ऊपर लेकर के जाऊंगा, तो ऐसा करने के लिए सरकार को पैसे चाहिए होंगी, तो सरकार क्या करेगी? मार्केट से, इकोनॉमी से जितना पैसा है उसको सक कर लेगी, राइट? लिक्विडिटी को सक कर लेगी मार्केट से, बिकॉज सारा पैसा गवर्नमेंट को चाहिए, राइट? तो अगर ज्यादातर पैसा अगर गवर्नमेंट की तरफ फ्लो होने लग जाएगा तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बिजनेसेस हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए मार्केट में पैसे की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। बैंक्स के पास जाएंगे लोन लेने, बैंक्स बोलेंगे भाई हमारे खुद के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो बैंक हर किसी को लोन भी नहीं देंगे, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मनी अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो जाएगी। सो गवर्नमेंट खुद अगर चार्ज लेती है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के तो ये तो चलो बढ़ जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एंड ये दोनों कम हो जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड पे जो असर दिखना चाहिए था, जो सरकार सोच रही थी, वो शायद देखने को ना मिले, वो शायद देखने को ना मिले। दैट इज क्राउडिंग आउट। गवर्नमेंट बोरोइंग competes with the private sector for funds, potentially raising interest rates and reducing private investment, right? तो अगर पैसे की कमी हो जाएगी मार्केट में तो पैसा महंगा हो जाएगा। पैसा का प्राइस क्या होता है? पैसा का प्राइस इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट रेट्स महंगे हो जाएंगे तो बिजनेसेस अपनी इन्वेस्टमेंट वहीं कट कर देंगे। बिजनेसेस अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो उनके पास भी इनकम नहीं आएगी, तो वो खर्चा नहीं करेंगे, तो आई भी कम हो गया, सी भी कम हो गया। ये जिम्बाब्वे का सिचुएशन, राइट?
मॉनेटरी एक्सपेंशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे, राइट। अर्जेंटीना भी है। कौन नहीं जानता है जिम्बाब्वे सिचुएशन के बारे में? जिम्बाब्वे, अरे ये क्या हो गया? अ, भाई चला गया। फाइनली या द केस ऑफ जिम्बाब्वे इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम। अगर किसी को नहीं पता है तो आप काइंडली इसको सर्च कर लेना। यस, आपके कमेंट्स में आ रहा था मानव को नहीं पता है, तो इसीलिए मैंने ये गूगल कर लिया, गूगल नहीं चैट जीपीटी कर लिया। द केस ऑफ जिम्बाब्वे इज वन ऑफ द मोस्ट famous examples of hyperinflation caused in part by excessive money creation, but the full story is more complex. What happened? जिम्बाब्वे फेस सेवरल इकोनॉमिक शॉक्स। भाई वॉर्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट बढ़ते जा रहा है, खर्चा ज्यादा है, कमाई कुछ है नहीं, टैक्स वैक्स से कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने, द रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे इंक्रीजिंगली फाइनेंस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय क्रिएटिंग न्यू मनी। तो वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट की खर्चों को मीट करने के लिए क्या करता गया? पैसा प्रिंट करते गया, राइट, पैसा प्रिंट करते गया। तो पैसा प्रिंट करते रहने से क्या हुआ? द मनी सप्लाई ग्रू फार फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो तो नहीं बढ़ पाई उतनी तेजी से, लेकिन पैसा एकदम से प्रिंट होते जा रहा है। पैसा प्रिंट होते रहने की वजह से क्या हुआ? अब पैसा तो आ रहा है हाथ में, लेकिन चीजें उतनी ही है। तो वही ब्रेड जो 10 रुपए की थी वो अब लोग 50 रुपए में भी खरीद रहे हैं, राइट। तो ऐसा करते करते वहां तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए लोगों को लेके जाना पड़ रहा है दुकानों में, राइट, अंडा खरीदने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए, राइट। आपने वो फोटो देखी है कि नहीं? सॉरी, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे ठीक है। बेसिकली मैं वो सिचुएशन दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यस, ये देखिए, ये सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशन है। लोग बंडल ऐसे ले लेके, पैसे ले लेके जा रहे हैं दुकानों में। इतना पैसा लेके भी उसको मुश्किल से अंडा मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, दूध मिलेगा, राइट। ये सब ऐसे नोट भर भर के ये लोग पैसा ले लेके घूम रहे हैं। सर इतना पैसा लोगों के पास है फिर भी वो लोग गरीब क्यों है? बिकॉज इतना पैसा होने से भी उस पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा पेंड कर रहे हो तो पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। चीज तो उतनी ही है ना इकोनॉमी में। इसीलिए पैसा प्रिंट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। इसलिए पैसा प्रिंट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। पैसा कितना भी प्रिंट कर लो, आपको फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप ओवरऑल इकोनॉमी में रिसोर्सेज बढ़ा सकते हो, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा सकते हो। मानव आया समझ में? तो ये सबको समझ में आया जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन सिचुएशन क्या था, राइट। बाकी आप ये सब थोड़ा और पढ़ना, राइट, गूगल करना, सर्च करना, आपको समझ में आएगा, राइट। चलो, तो ये था मॉनेटरी एक्सपेंशन एंड क्राउडिंग आउट भी सबको क्लियर है। क्राउडिंग आउट मतलब भीड़ कर देना मार्केट में, राइट। भीड़ कर देना मतलब इन द सेंस आप
सारा पैसा गवर्नमेंट खुद ले ले रही है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए ज्यादा पैसा बच नहीं रहा है मार्केट में, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, बिकॉज पैसा जो है अवेलेबिलिटी कम हो गई है, तो वो महंगा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे मार्केट में। ठीक है। तो वो था नेशनल डेट क्यों एक कंसर्न है, क्यों एक चिंता है। अब बात कर रहे हैं नेशनल डेट एक कंसर्न क्यों नहीं है। ठीक है, द नो साइड। फर्स्ट इज इंटरनल डेट। क्या बोला जा रहा है कि ये डेट किससे लिया गया है, भाई अपने ही लोगों से तो लिया गया है। इफ डेट इज हेल्ड बाय फेलो सिटीजन्स, अगर आपने दूसरी कंट्री से लोन लिया होता, अभी जैसे पाकिस्तान की सिचुएशन हुई, पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने लोन दे रखा था, राइट, सऊदी अरेबिया नहीं, सोचो, सॉरी, यूएई नहीं, दुबई जो है, यूएई जो है, उसने पाकिस्तान को लोन दे रखा था, राइट। अब यूएई इस चीज पे अड़ गया कि मेरा लोन रिपे करो, क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशंस बन रहे हैं वो यूएई को पसंद नहीं आ रहे, राइट। तो यूएई ने बोला भाई मेरा पैसा वापस कर दो मेरे को, राइट। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया जिससे उसके अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं उससे पैसा लेकर के यूएई को शायद वापस कर देगा या कर दिया होगा, जो भी है, राइट। सो अगर आपने बाहर वालों से पैसा ले रखा है ना, दूसरी कंट्री से, तो वो एक चिंताजनक बात है, क्योंकि उनका पैसा तो हमको उनकी करेंसी में चुकाना है, उनकी करेंसी में चुकाना है। आपने आईएमएफ से लोन ले रखा है, यूएसडी में लोन ले रखा है, तो वो तो हमको उनके करेंसी में चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने अपने ही घर के लोगों से पैसा ले रखा है और उनको अपनी ही करेंसी में देना है, तो कोई चिंता वाली इतनी बात नहीं, राइट। इफ डेट इज हेल्ड बाय फेलो सिटीजन्स, इट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर रेदर देन अ नेट लॉस। तो इसमें पैसा जो है घर की घर में ही घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, देखो, हमने क्या बोला, गवर्नमेंट पैसा किससे लेती है, प्राइवेट सेक्टर से ही लेती है, राइट। या मान लो जो रिच सेक्शन है वहां से कहीं ना कहीं वो पैसा बोरो कर रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट। गवर्नमेंट पैसा मांगने गई है, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा है देने के लिए, वो लोग पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट अपना खर्चा कर रही है, और वो खर्चा करके अब या तो कुछ बिल्डअप कर रही है, या हो सकता है जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स कर रही है, राइट। तो कुल मिलाकर के पैसा इकोनॉमी में ही एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में घूम रहा है। ओके, सो ये लोग बोल रहे हैं इसलिए नेशनल डेट इतना कोई बड़ा चिंता वाला बात नहीं है। दूसरा क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन कैन रेज फ्यूचर आउटपुट एंड टैक्स रेवेन्यूज। अगर गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की है, अगर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, आंध्र प्रदेश हो गया, असम गवर्नमेंट हो गई, ये लोग जो इतना डेट लेकर के इतना इंफ्रा बिल्डअप कर रहे हैं, इससे तर्क क्या दिया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या आर्गुमेंट दे रही है, दैट इससे हमारे यहाँ बिजनेसेस में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे स्टेट में आएंगी, हमारे यहाँ पे अगर उनको फैसिलिटीज मिलेंगी तो इससे हमारे यहाँ के लोगों का रहन सहन लाइफस्टाइल और ज्यादा डेवलप होगा, उनको जॉब्स मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकी इनकम्स बढ़ेंगी, हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, राइट। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, और फिर एजुकेशन, अगर लोगों को एजुकेशन मिलेगा, लोग ज्यादा स्किलफुल होंगे, ज्यादा ट्रेंड होंगे, ज्यादा एजुकेटेड होंगे, तो वो ज्यादा कमा पाएंगे, राइट। तो इससे हमारा जो आउटपुट है, जो एग्रीगेट डिमांड है, वो फ्यूचर में और इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा, राइट। एंड ये ऐसा हो भी रहा है, राइट। जो गवर्नमेंट्स इतना डेट लेके इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, वहां पे बाहर से अब कंपनियां आ रही हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, एंड इन्वेस्टमेंट्स करने से जो उस स्टेट की जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर स्टेट की जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल कंट्री की जीडीपी भी तो इंक्रीज हो रही है ना, राइट। तो जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है, और फ्यूचर का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, बिकॉज अब लोग ज्यादा कमाएंगे। पहले तो लोगों के पास मान लो कंपनियां नहीं थी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, लोगों के पास काम नहीं था, तो खेती बाड़ी करके घर चला रहे थे, तो इनकम भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब कंपनियां आएंगी, लोग भी एजुकेटेड होंगे, तो उनको इनकम ज्यादा मिलेगी, इनकम ज्यादा मिलेगी, तो गवर्नमेंट फ्यूचर में अगर टैक्स बढ़ाती भी है या फिर नहीं भी बढ़ाती है, तो अपने आप उसका टैक्स का रेवेन्यू का बेस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लोग ज्यादा कमाने लगेंगे, तो मेरे को इनकम ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगी, राइट। कंजम्पशन बढ़ेगी इकोनॉमी में, यस, तो आउटपुट भी बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा।
तो इसमें दिक्कत क्या है? राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। इन अ वीक इकोनॉमी गवर्नमेंट डेट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट विदाउट डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्टिव यूसेज। अब अनएम्प्लॉयमेंट को भी काउंटर करने का तरीका क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट डेट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट विदाउट डाइवर्टिंग रिसोर्सेज। सो अभी आपने ये सब चीजें सुनी है, मनरेगा वगैरह, आपको पता है इन स्कीम्स में क्या होता है? एनी आइडिया? मतलब ये एग्जैक्टली मनरेगा ही है। अब उसकी स्पेलिंग क्या थी? कुछ ऐसे ऐसी ही कुछ थी, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ऐसा ही कुछ है, राइट? आई होप दैट इज ओके। तो इन स्कीम्स में क्या होता है? गवर्नमेंट, अब मान लो लोगों के पास पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? भाई मैं तुमको काम देता हूँ, राइट? ये मेरे लिए ये नाला बना दो, मेरे लिए ये पुलिया बना दो, राइट? मेरे लिए ये सड़क बना दो, तो मैं तुमको काम दे रहा हूँ, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ। तो लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है अगर गवर्नमेंट लोन लेकर के कोई भी काम चालू कर रही है तो, राइट? तो अगर लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो फिर तो डेट लो यार, राइट? तो अगेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सपोर्ट किया जा रहा है। एंड देन लास्टली रिकार्डियन इक्विवेलेंस, इस पे मैं और भी चर्चा करूंगा आगे चल के, पर अभी के लिए रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या है? प्राइवेट सेविंग्स में राइज टू ऑफसेट द डेफिसिट इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर टैक्सेस। इसमें यह बोला जा रहा है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस में क्या बोला जा रहा है? दैट, नहीं मुकेश, आई थिंक आपकी स्पेलिंग तो सही नहीं है। मेरी वाली सही है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन आपकी वाली तो सही नहीं है। ठीक है। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस में क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने आज डेट लिया है, इससे फ्यूचर में टैक्सेस बढ़ेंगे, ये लोगों को पता है। एंड उस चीज को काउंटर करने के लिए, ऐसा नहीं कि लोगों को कल टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो वो लोग नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये बिलीव करता है कि लोग अभी से ही उसके लिए सेविंग्स करना शुरू कर देंगे, एंड सेविंग्स करना शुरू कर देंगे तो फ्यूचर में टैक्स ज्यादा भी मांगोगे तो वो लोग दे पाएंगे। ओके, सो दैट इज रिकार्डियन इक्विवेलेंस। तो ये भी मतलब बोल रहा है कि फिर नेशनल डेट लेना इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज लोग समझदार है, वो लोग अपनी बैकअप पहले ही बना लेंगे। Okay, so these are the pointers which is saying that national debt is not an issue, it is not a concern. अब मैं आपको बोल रहा हूं ये सारे पॉइंटर्स आपको याद करने होंगे। देखो, जो याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं पहले। ये पॉइंटर्स भी आपको याद रखने होंगे, एंड ये वाले पॉइंटर्स भी आपको याद रखने होंगे। आपको ऑप्शंस में ये सब दे दिए जाएंगे, इनको मिक्स करके दे दिया जाएगा, यस वाले भी और नो वाले भी, और फिर आपको बताना पड़ेगा, बताओ ये कौन सा एप्लीकेबल है, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने हैं, और जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना है बस। क्या इसमें कोई डिफिकल्ट था क्या? कोई भी पॉइंट अगर मैं नहीं भी एक्सप्लेन करता तो आप पढ़ के भी समझ जाते। बस आपको ये पॉइंट क्या है, याद रखना पड़ेगा, ये आपके रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब भूल गए तो कोई दिक्कत है। आपको अगर लॉजिक याद है ना सबका, कि रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये बोल रहा था कि नेशनल डेट चिंता नहीं है, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो नेशनल डेट चिंता नहीं है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, तो आप वैसे भी डिराइव कर लोगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखना, पर अभी के लिए आई गेस आपको समझ में आया है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं गवर्नमेंट कैश फ्लोज का। नॉर्डलैंड रिपब्लिक नाम का एक इकोनॉमी है, एक कंट्री है, वो क्या कर रहा है, अपना बजट प्रोजेक्शंस बना रहा है 2027 के लिए। टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इज 820 बिलियन यूरोज। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कितनी इनकम होगी उसकी, 820 बिलियन की, और खर्चा कितना करना पड़ेगा, 895 बिलियन का खर्चा करना पड़ेगा। तो पोजीशन क्या है, 75 बिलियन डॉलर डेफिसिट। इस स्क्रीन है ना, गर्मी में एकदम ऐसा गर्म वेव्स छोड़ रहा होता है, राइट? एसी कितना भी कम कर लो तो भी गर्मी लग रही है। आह, हाँ जी। तो ये सिचुएशन गवर्नमेंट डेफिसिट की है कि सरप्लस की है, वो समझ में आ रहा है? डेफिसिट हो रहा है यहाँ पे।
डेफिसिट हो रहा है, तो नॉर्डलैंड मस्ट बोरो $75 बिलियन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। इसको क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग्स करके लाना पड़ेगा। या तो घर की घर में बोरो कर लो, या तो बाहर से बोरोइंग करके ले आओ और आके खर्चा करो। If this persists, the $75 बिलियन will be added to the total national debt stock at the end of the fiscal year. अगर ये लोन आपने इस साल के अंदर ही नहीं चुका दिया तो वो आपका जो डेट आउटस्टैंडिंग है, जो आपका नेशनल डेट है, उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, उसमें ऐड हो जाएगा और आपका नेशनल डेट उस अमाउंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक अभी तो हमने ऐसे ही कोई हाइपोथेटिकल कंट्री का एग्जांपल लिया है, आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, यूएस के डेट के ऊपर जा करके थोड़ा गूगल करो, थोड़ा चैट जीपीटी करो। ठीक है, यूएस पे नेशनल डेट कितना है, वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, राइट, उसकी सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करो। ठीक है, मैं बार बार उस पर नहीं जाऊंगा, अपने भटक जाते हैं टॉपिक से। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं फिस्कल पॉलिसी टूल्स, स्पेंडिंग। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या क्या करती है, आइए वो देखते हैं। तो गवर्नमेंट की 3 मेन कैटेगरीज हैं। ओके, 3 मेन स्पेंडिंग कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ट्रांसफर पेमेंट्स की। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इन लोगों को आपने मान लो ऐसे ही कोई, क्या बोलते हैं उसको, रोजगार भत्ता दे दिया, राइट, कि आपके पास जॉब नहीं है, चलो मैं 2,000 रुपये आपके महीने में हर अकाउंट में देता हूं, राइट। इस तरीके से जो वेलफेयर पेमेंट्स बोलते हैं जिनको, वेलफेयर पेमेंट्स। तो वेलफेयर पेमेंट्स या ट्रांसफर पेमेंट्स किसी गुड या सर्विस के बदले में नहीं दिया जा रहा है। ट्रांसफर पेमेंट्स एक फ्री का बेनिफिट है, आप ले लो, इसके बदले में गवर्नमेंट कुछ नहीं मांग रही होती, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, राइट, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसफर पेमेंट। सो इट इज अ वेलफेयर पेमेंट। लाइक पेंशंस, गवर्नमेंट जो पेंशंस दे रही है, आप जॉब करना छोड़ चुके हो, आप अब कोई सर्विस नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी आपको गवर्नमेंट लाइफ टाइम तक क्या दे रही है, हर महीने अकाउंट में पैसे दे रही है, आपकी पेंशन आ रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेलफेयर पेमेंट, कि आपका जिंदगी भर ख्याल गवर्नमेंट रख रही है। क्या इसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा क्या? हाँ सर, वोट मिलेगा। गवर्नमेंट को तो वोट मिलेगा, लेकिन जीडीपी को कोई फायदा नहीं पहुंचता, राइट। तो ट्रांसफर पेमेंट से जीडीपी को कोई फायदा नहीं पहुंचता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो पेंशन हो गए, हाउसिंग बेनिफिट्स हो गए। हाउसिंग बेनिफिट्स के बारे में आपको पता है, जैसे कि किसी एरिया में स्लम है, राइट, तो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, गवर्नमेंट क्या करेंगी, वहां पे जा करके उनका डेवलपमेंट करवाएगी, वहां पे, राइट, घर बनाएगी, फ्लैट्स बनाएगी, राइट, छोटे छोटे क्वार्टर्स टाइप के फ्लैट्स बना देती है, और फिर जो लोग वहां पहले स्लम में रहते थे, अब उन सबको वो फ्लैट्स अलॉट कर दिए जाते हैं, राइट। आपने वो मूवी देखी है ना? अरे एक दिन का सीएम यार, वो पंजाबी के घर पे पहुंच जाते हैं, याद आ गया सबको वो सीन? तो जो स्लम ड्वेलर्स है वो क्या करते हैं, उनको फ्लैट फ्लैट अलॉट हुआ होता है, वो दूसरे को भाड़ा चढ़ा के इनकम कमाने लग जाते हैं, राइट। तो वो चीज चले अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरीके से हाउसिंग बेनिफिट देती है लोगों को, टू प्रोवाइड अ मिनिमम इनकम लेवल, कि भाई लोगों के पास कम से कम रहने की जगह हो, और जो डेली नीड्स है उनका खान पान जो है उसका टेक केयर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ पैसे मिले, राइट। जैसे कि ये राशन स्कीम्स वगैरह भी होती है ना, कि आप राशन जो है बिल्कुल कम दामों में ले सकते हो, तो वहां से आपका खाना पीना टेक केयर हो गया, घर के लिए हाउसिंग बेनिफिट्स हो गए, राइट। और फिर कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स भी आपको, जैसे सीनियर सिटीजन्स के अकाउंट में पैसे आते हैं, राइट, कई जगहों पे जो वुमेन है, राइट, एक सर्टेन एज के ऊपर है, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, राइट, या फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, राइट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके की पॉलिसी लेके आते रहती है, राइट। तो ये सारी चीजें ये लोग करते हैं so that they can get a minimum income level. These are not included in GDP as they aren't rewards for factors of production. ये चीज मैंने बोली, तो ये चीज याद रखना। अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एग्रीगेट डिमांड वाली, जब गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स कर रही है तो हम इसमें जी में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, जी में इसको ऐड नहीं किया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट्स को
हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा एग्रीगेट डिमांड को नहीं बढ़ा सकता। भाई कोई गुड्स एंड सर्विसेज कुछ कंज्यूम ही नहीं हो रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा है मेरे को, गवर्नमेंट पैसा दे रही है बदले में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कहां से ऐड करेंगे, राइट? तो दैट इज वन थिंग। तो क्या गवर्नमेंट, आप बोलोगे सर फिर गवर्नमेंट को ये खर्चा करना ही नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए? यस, देवेंद्र ने ये चीज सही पकड़ ली। डायरेक्टली गवर्नमेंट अगर ट्रांसफर पेमेंट्स कर रही है तो एग्रीगेट डिमांड पे हमको बूस्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ठीक है, आपने सही पकड़ लिया, इसका इंपैक्ट हमको इस सी में देखने को मिल जाता है। अगर मैंने लोगों के हाथ में इनकम दे दी तो वो इनकम से वो सामने वाला जाकर के कुछ तो खर्चा करेगा, और वो खर्चा करेगा तो कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली इकोनॉमी में आप एडिशन कर लेते हो, डायरेक्टली कोई भी एडिशन नहीं होता है। ठीक है, एंड ये जो इनडायरेक्ट एडिशन है ना, इसी को अभी मैं थोड़ा सा और डीपली कवर करूंगा फिस्कल मल्टीप्लायर के अंदर भी। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है। ट्रांसफर पेमेंट्स वाला डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन इससे हाँ सी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो एक बेनिफिट कहीं ना कहीं हो जाता है। दूसरा क्या है, करंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। करंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब जो सरकार के रेगुलर खर्चे हैं, भाई रेकरिंग स्पेंडिंग है ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार कई सारे खर्चे करती है, भाई रफाल जेट खरीद लिया, राइट, एजुकेशन के लिए सभी सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियां बनवा दी, राइट, ये सारे खर्चे जो गवर्नमेंट रेगुलरली करते रहती है, वो सब हेल्थ पे जो बहुत सारे खर्चे करते रहती है, ये सारी चीजें होती हैं। एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फिक्स एसेट पे जो खर्चा हो रहा है, रोड हो गया, पावर प्लांट हो गया, डिजाइन टू इंप्रूव फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। ओके, तो कुछ कैपिटल स्पेंडिंग होती है और कुछ रेवेन्यू स्पेंडिंग होती है। ओके, तो ये है गवर्नमेंट की 3 स्पेंडिंग कैटेगरीज। अब आते हैं रेवेन्यू के ऊपर। सरकार खर्चा कितना कर रही है वो तो समझ में आ गया, कहां कर रही है वो भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि वो इनकम कहां से कर रही है। सो इनकम के 2 मेन सोर्सेस होते हैं। पहला हो गया डायरेक्ट टैक्स विच इज लेवाइड ऑन इनकम, वेल्थ एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, राइट, जो आपका इनकम टैक्स हो गया, राइट, या कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इट कैन बी यूज फॉर रेवेन्यू रेजिंग एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो वेल्थ रेजिंग, सॉरी, रेवेन्यू रेजिंग के लिए तो समझ में आता है कि भाई सरकार टैक्स रेट बढ़ा देगी तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, राइट, लोगों को अपनी इनकम पे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने आपको शुरू में समझाया था कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना, राइट, कि अगर उसको लग रहा है कि जो गैप है कि रिच आर बिकमिंग मोर रिचर, पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर, राइट, तो इनका जो अनइवननेस है उसको अगर थोड़ा सा वो इवन बनाना चाहे तो वो चीज वो कर सकती है बाय थ्रू टैक्सेशन सिस्टम। ओके, तो अमीर लोग से ज्यादा पैसा ले लेके गरीब में थोड़ा सा वो बांट देंगे। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस levied on spending for goods and services, example VAT, excise duties on fuel, tobacco। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जो सेल्स टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, राइट, तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का ना एक दिक्कत क्या है, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देते हो, अगर आप जीएसटी को बढ़ा देते हो, तो इसका इंपैक्ट ना सिर्फ अमीर लोगों पे नहीं आएगा, इसका इंपैक्ट हर सेक्टर के, हर तबके के लोग पे आएगा, राइट। तो दिस इज वन चैलेंज कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना है ना, तो वो पहले कोशिश ये करती है कि हम इनकम टैक्स बढ़ाएं, क्योंकि इनकम टैक्स में वो आदमी ज्यादा टैक्स दे रहा होता है जो ज्यादा कमा रहा है, राइट, जो कम कमा रहा है वो तो अपने आप ही कम टैक्स देता है। तो इनकम टैक्स में ज्यादा कुछ छेड़खानी करने की जरूरत होती नहीं है गवर्नमेंट को। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स में उनको करना पड़ता है कि अगर उनके पास पॉसिबिलिटी है, राइट, हर साल जीएसटी से गवर्नमेंट करीब 10-11 लाख करोड़ रुपया कमाती है, तो अगर गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो उसको अगर थोड़ा बहुत भी अगर कम होता हुआ दिखता है, या मान लो कभी इसके पास सरप्लस हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना इनडायरेक्ट टैक्स कम कर सकती है, राइट। अब आप सब लोग दुबई और ये जो यूएई का पूरा रीजन है, राइट, मिडिल ईस्ट, वहां पे हम यही सुनते हैं ना कि वहां पे टैक्स फ्री सैलरी आती है। तो टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या है कि वहां पे डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, क्योंकि वहां पे उनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, तो उनको डायरेक्ट टैक्स की जरूरत नहीं है अपना खर्चा मीट करने के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही वहां पे, इनडायरेक्ट टैक्स है तो उनके पास रेवेन्यू आता ही है, इनकम आता ही है, राइट। दिस कैन सर्व
सोशल और एनवायरमेंटल पर्पसेस, एग्जाम्पल डेटरिंग अल्कोहल कंजम्पशन। हाँ, ये भी एक मेजर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को वो किस तरीके से यूज करते हैं गवर्नमेंट, जो भी जैसे तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, राइट, इन चीजों पे क्या करती है, टैक्स बहुत ज्यादा हाई रखती है उनका जो कंजम्पशन है उसको डिस्करेज करने के लिए। एंड जो बेसिक नेसेसिटीज है उसमें गवर्नमेंट कम से कम इनडायरेक्ट टैक्स करती है ताकि वो चीज सस्ते में ज्यादातर लोगों को अवेलेबल हो सके। Fine. So these are the two sources, two main sources of revenue for the governments. Fine. यहाँ तक क्लियर है? डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टैक्स सिस्टम। अब एक अच्छा टैक्स सिस्टम क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। इट शुड बी सिंपल, should be easy to understand and difficult to circumvent. So this is what the Indian government is trying to achieve through the new income tax bill, right? They are reducing all the redundant provisions जो उनको लगता है कि जिसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी इनकम टैक्स को लंबा चौड़ा हो रहा है, राइट? तो उन सारी चीजों को गवर्नमेंट हर साल थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है। नया इनकम टैक्स बिल में तो उन्होंने एक बड़ा एक स्टेप उठाया, एक बार में सभी चीजों को कर लिया। बाकी वैसे पहले गवर्नमेंट हर साल थोड़ा थोड़ा करके उसको हटा ही रही थी, राइट? तो इट शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। वही उसका ऑब्जेक्टिव है कि इनकम टैक्स जो है हर किसी को समझ में आना चाहिए कि अगर वो इतना कमाएगा तो उसको कितना टैक्स देना है, ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर इंडिविजुअल, भाई कोई नॉर्मल सी सैलरी भी कमा रहा है उसको भी सीए के पास जाना पड़ रहा है समझने के लिए कि भैया क्या करे, राइट? एंड होता है ऐसा। अगर किसी को एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय भी है, भाई नॉर्मल बैंक में आप काम करते हो, तो उसका भी अगर आपका जो टीडीएस वगैरह तो सब कट गया है, राइट? कटने के बाद आपके पास इनकम आई है, अब आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग करनी है। तो आईटीआर फाइलिंग करने के लिए आपको तो शायद ज्यादा आइडिया होगा नहीं, राइट? जो एम्प्लॉय है उनको ज्यादा आइडिया होता नहीं है, तो वो अल्टीमेटली सीए के पास ही जाते हैं, राइट? कि भाई मेरी फाइलिंग कर दो। तो इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर किसी को सीए के पास ही भागना पड़ रहा है। भाई तुम खुद थोड़ा बहुत तो खुद भी समझ लो। एंड इट शुड बी डिफिकल्ट टू सर्कमवेंट, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, उसमें अवॉइडेंस के जो चांसेस है वो कम होने चाहिए, राइट? अगर बहुत ज्यादा प्रोविजंस आप बना लेते हो तो फिर लोग उसमें लूप होल ढूंढने लगते हैं कि इफ दिस देन दैट, तो वो लोग उसमें क्या करते हैं, लूप होल ढूंढने लगते हैं और टैक्स को अवॉइडेंस की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, भाई फ्लैट है, 10 रुपया कमाया, 2 रुपया मेरा टैक्स है, बात खत्म। तो उसमें क्या टैक्स अवॉइडेंस, ना तो सामने वाला इंसेंटिवाइज रहता है करने के लिए, राइट? और ना ही गवर्नमेंट को चोरी के ज्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं, राइट? So it should be simple. Number two, efficiency. Should minimize interference with market forces. A tax structure should never interfere with the market forces. Now, how does government do that? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट क्या करती है, कौन कुछ सेक्टर्स को बहुत ज्यादा हेविली टैक्स कर देगी। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप 350 सीसी से ऊपर की बाइक खरीदोगे तो ये लो हाई टैक्स, इससे कम छोटी बाइक चलाओगे, स्प्लेंडर चलाओगे, तो ये लो लो टैक्स। अगर आपने 4 मीटर से ऊपर की गाड़ी खरीद ली, आपने फॉर्च्यूनर खरीद ली, तो जितना प्राइस है उसका उतना अमाउंट और टैक्स लो, राइट? 55 लाख की फॉर्च्यूनर आएगी तो उसमें 25 लाख टैक्स भरो, राइट? तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीजों को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली टैक्स कर देती है, राइट? तो इससे क्या है, चीजों की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो द पॉइंट हियर इज कि आपको उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए। गवर्नमेंट को चीजों पे बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर लोगों को फॉर्च्यूनर पसंद है तो खरीदने दो ना, आप इतना डिस इंसेंटिवाइज क्यों कर रहे हो लोगों को, राइट? उनको नहीं चाहिए ऑल्टो, छोटी गाड़ी नहीं खरीदनी, उसको खरीदने दो फॉर्च्यूनर, आप क्यों उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, राइट? तो एफिशिएंसी का मतलब यही है कि इट शुड बी फ्री फ्लोइंग, राइट? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस किसी भी चीज पे इतना नहीं होना चाहिए, एक्सेस बर्डन नहीं होना चाहिए, राइट? देन फेयरनेस, हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड वर्टिकलिटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब है कि अगर आप 10 लाख कमाते हो, वो भी 10 लाख कमाता है, तो दोनों बराबर टैक्स दो, राइट? पीपल इन सिमिलर सिचुएशंस पे द सेम
अमाउंट ऑफ टैक्स। दो आदमी सेम इनकम कर रहे हैं तो दोनों का टैक्स सेम होना चाहिए। दिस इज हॉरिजॉन्टल इक्विटी। एंड वर्टिकल इक्विटी क्या है? जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा देगा, जो कम कमाएगा वो कम देगा, राइट। तो ये वर्टिकल इक्विटी तो अपने को देखने को मिलती है, राइट। हमने स्लैब्स बना रखे हैं भाई, जो ज्यादा कमाएगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा देगा। रिचर पीपल पे प्रोपोर्शनेटली मोर टैक्सेस, राइट। दिस इज वर्टिकल इक्विटी। क्लियर है ऑल पॉइंट्स? सिंपल एनफ। Advantages and disadvantages of all these tools. Let us talk about them. Indirect taxes. It can be changed and implemented almost instantly. ये indirect taxes का फायदा है। सरकार को किसी अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है, प्रमोट करना है, तो वो एकदम से क्या कर सकती है, बोल दे कि हाँ अगले महीने से जीएसटी इतना कम हो जाएगा। तो वो बिल्कुल उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको बहुत जल्दी इंस्टेंटली देखने को मिलेगा। तो इंप्लीमेंट करना भी इजी है और उसका इंपैक्ट भी जल्दी देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये रिग्रेसिव नेचर का है। तो जो मैंने आपको बोला था, इनकम टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब जो ज्यादा कमाएगा ज्यादा देगा, कम कमाएगा कम देगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सबको इक्वली इफेक्ट करता है, राइट। हायर इनकम पीपल स्पेंड अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ इनकम ऑन टैक्स गुड्स। जो ज्यादा इनकम कर रहा है वो भी तो अगर 10 रुपए का बिस्किट खरीद रहा है तो वो भी तो मान लो 10 रुपए का बिस्किट में मान लो 1 रुपए का टैक्स चला जाता है, राइट। तो अमीर इंसान भी वहां पे 1 रुपया ही दिया, लेकिन गरीब इंसान जिसकी पास ही मान लो 1000 रुपए है, उसने अगर 10 रुपए का बिस्किट दिया उसने भी 1 रुपया दिया। तो जो डिसप्रोपोर्शनेट अगर आप परसेंटेज देखो कि इसने जो टैक्स दिया 1 रुपया, वो 1000 रुपए की इनकम पे दिया है, और इसने जो 1 रुपया दिया है उसने उसकी तो इनकम 1 करोड़ रुपए, राइट। तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन डायरेक्ट टैक्सेस हाईली इफेक्टिव फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम एंड वेल्थ। डायरेक्ट टैक्सेस एज आई सेड ये इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है, एक मेथड है, एक वेपन है। इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम और मंथ्स टू चेंज एंड इंप्लीमेंट। इसको इंप्लीमेंट करना टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज एक तो आप इनकम टैक्स कितनी बार भरते हो? अगर आप वो एडवांस टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते हो तो नॉर्मली आप साल में एक बार ही भरते हो, राइट। या आपके बिहार पे सरकार भर देती है, राइट। तो वो चीज है। और इसमें अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो मैं अभी पॉलिसी बनाऊंगा तो वो अगले साल से लागू होगी, राइट। आपको एक साल पहले एडवांस में पॉलिसी बनानी होती है, तो और अभी कोई चीज सोचोगे तो वो नेक्स्ट ईयर से लागू होगी। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है, लैग होता है। लैग होता है, इतना इजी और इतना इंस्टेंट नहीं होता है लाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इट हैज अ लार्जर इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड देन टैक्स चेंजेस। ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड पर टैक्स कट का इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि टैक्स कट करने से क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ती है, सी बढ़ता है, और एग्रीगेट डिमांड पे आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो जी है, मतलब सी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एग्रीगेट डिमांड को, लेकिन अगर आपने जी बढ़ा दिया तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ओके। कैपिटल प्रोजेक्ट्स आर वेरी स्लो टू प्लान एंड एग्जीक्यूट। अब इसमें तो आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी आते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करोगे आज, लेकिन जीडीपी में आपको फायदा देखने को मिलेगा 3 साल 5 साल बाद, राइट। तो उसमें क्या होता है, लैग होता है। तो हर चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है। अब आते हैं फिस्कल मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट पे। व्हाट इज फिस्कल मल्टीप्लायर? एंड इस पे भी आप डेफिनेटली एग्जाम में मान के चलो एक ना एक सवाल तो आएगा ही। व्हाट इज फिस्कल मल्टीप्लायर? द रेशियो ऑफ द चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट टू द चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग दैट कॉज्ड इट। मतलब सिंपल भाषा में अगर बोलूं, गवर्नमेंट अगर 100 रुपया खर्च कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर 100 रुपीज है, तो उसका एग्रीगेट डिमांड पर, जीडीपी पर कितना इफेक्ट देखने को मिलता है? 100 लगाएगी तो क्या 100 का ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा, या 150 का मिलेगा, या 50 का मिलेगा? तो यूजुअली आपको कई गुना ज्यादा बढ़ के इफेक्ट देखने को मिलता है। सरकार अगर 1 रुपया लगाती है तो एग्रीगेट डिमांड पे 2 रुपया का असर देखने को मिलता है। दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। मैकेनिज्म क्या है?
recipients of government spend a portion of that income which becomes income for others who also spend a portion, right? तो जो अभी थोड़ी देर पहले देविंदर ने बोली थी, देविंदर ने अभी यही पॉइंट बोला था, क्या बोला था? और जी ठीक है, एक बार मैं इन दो की बात कर लेता हूँ, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, इक्वल के लिए तो मेरे को आई और वो भी लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्रीगेट डिमांड में एक तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, राइट? जब हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट्स, सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट्स की बात नहीं है, नॉर्मली भी अगर गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही है, राइट? अगर कोई भी चीज मान लो सरकार आपके घर के पास ये लाइटें लगवा रही है, ट्रैफिक ये ट्रैफिक लाइट्स हो, या फिर मान लो जो नाइट लाइट्स होती हैं वो सब लगवा रही है, तो भाई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा कर रही है। तो गुड्स एंड सर्विसेज में अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो किससे खरीदेंगे हम? फर्म से खरीदेंगे, बिजनेसेस से खरीदेंगे, तो बिजनेसेस के पास काम बढ़ेगा, राइट? बिजनेसेस के पास काम पड़ेगा तो वो लोग और ज्यादा लोग हायर करेंगे, उन लोगों की इनकम बढ़ेगी, उन लोगों की इनकम बढ़ेगी तो जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होगा, राइट? वो भी इंक्रीज होगा। तो जी इंक्रीज होने से सिर्फ जी का इफेक्ट नहीं आता, यहाँ पे सी का इफेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म। की फैक्टर क्या है? अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, दैट इज एमपीसी का। एमपीसी का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने लोगों के हाथ में 100 रुपए की इनकम दे दी, ठीक है, 100 रुपए की इनकम दे दी लोगों के हाथ में, उस 100 रुपए में से वो लोग एक्चुअल में स्पेंड कितना करेंगे? अगर वो लोग मान लो 100 में से 80 रुपीज ही स्पेंड करते हैं, तो इस सी में मुझे सिर्फ ये 80 का इफेक्ट देखने को मिलेगा, पूरा 100 का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, राइट? तो इन्होंने 100 का स्पेंड किया, लेकिन इन्होंने उस 100 को पूरा को खर्चा नहीं किया, इन्होंने शायद 80 का ही खर्चा किया। तो ये जो 80 है, ये जो प्रोपोर्शन है ना 80 और 100 का, इसको बोला जाता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो कंज्यूमर्स, जो हाउस होल्ड, जो प्राइवेट सेक्टर जितना कमा रहा होता है उसका कितना परसेंटेज वो आगे खर्चा कर रहा होता है। तो अगर वो 80 आउट ऑफ 100 अगर खर्चा कर रहा है, तो 0.8 उसका एमपीसी है, तो उसकी सेविंग कितनी है? उसको बोलते हैं एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेविंग कितनी होगी? 20 आउट ऑफ 100, मतलब 0.2। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एमपीसी और एमपीएस दोनों मिलके हमेशा 1 होंगे, ये दोनों मिलके हमेशा 1 होंगे। ओके, तो की फैक्टर क्या है यहाँ पर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी। व्हाट इज एमपीसी? द प्रोपोर्शन ऑफ एन एडिशनल डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट इज स्पेंट। ठीक है, द पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम जो लोगों के हाथ में आई गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, उसमें से इन्होंने और वापस कितना स्पेंड किया। ओके, मल्टीप्लायर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रहेगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, और ये डिस्पोजेबल इनकम से, राइट? तो इसमें 1 माइनस टैक्स का इंपैक्ट भी आएगा, टैक्स का इंपैक्ट भी आएगा। ओके, तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बोल लो 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? एडिशनल इनकम 200 रुपया लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। डज एमपीएस इंक्लूड सेविंग इन एमएफ ऑफ? लोगों के हाथ में उन्होंने कितना खर्चा नहीं किया वो एमपीएस में कवर हो गया। अब वो जो खर्चा नहीं किया उसको आपने चाहे बैंक अकाउंट में रखा, चाहे घर के लॉकर में रखा, चाहे म्यूचुअल फंड में रखा, कि शेयर में रखा, सब उसमें आ गया। ठीक है, डेटा फॉर हाउस होल्ड अल्फा, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हुई, इस पे एडिशनल टैक्स लग गया 40 रुपए का। तो आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कितनी आई? 160 ओनली। 160 में से कंजम्पशन कितना किया, खर्चा कितना किया? 120 का खर्चा किया, और कितना सेविंग्स कर लिया? 40 रुपीज का सेविंग्स कर लिया। तो गवर्नमेंट यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना देख रही है? 200 रुपया अगर खर्चा करती है तो एग्रीगेट डिमांड पे कितना इफेक्ट आएगा, कितना टाइम्स इफेक्ट आएगा? फॉर्मूला लगाओ, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी।
एमपीसी कितना हो गया 120 आउट ऑफ 160, 120 आउट ऑफ 160 मतलब 0.75 का एमपीसी है और 0.25 का क्या हो जाएगा एमपीएस हो जाएगा, राइट। दोनों निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी एक निकालने से हो गया। फिर ये फॉर्मूला लगा दो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी एंड दैट गिव्स यू 4.0, ठीक है, 4 गुना। इसका मतलब सरकार अगर 1 रुपया खर्चा करती है तो उसका 4 गुना इंपैक्ट आपको एग्रीगेट डिमांड पर देखने को मिलेगा। ओके, और एक एग्जांपल है विथ टैक्स रेट। तो इसमें एमपीसी क्या है 0.75 आपको दे दिया गया है, टैक्स रेट इज 15%। कैलकुलेशन क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाओ, कितनी वैल्यू आ रही है 1/0.3625, द वैल्यू कम्स आउट टू 2.76। ये 2.76 को बोला जाता है फिस्कल मल्टीप्लायर, फिस्कल मल्टीप्लायर। इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट $1 बिलियन की गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, $1 बिलियन से अगर अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन ए 2.76 टाइम्स ऑफ वट एवर इन्वेस्टेड। जितना भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है उसका 2.76 टाइम्स यानी 2.76 बिलियन का हमको आउटपुट में असर देखने को मिलेगा। अभी जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था परप्लेक्सिटी पे गवर्नमेंट का डेटा, कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पिछले साल से इस साल कितना इंक्रीज किया था एक्सपेंडिचर, 7.7% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया। तो अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर 7.7% इंक्रीज कर रही है तो हमको इकोनॉमी में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा कई गुना, राइट। सो दैट इज इंडिकेटेड बाय फिस्कल मल्टीप्लायर। नेक्स्ट इज बैलेंस बजट। इसको मतलब जितने स्टार डालूं इसमें तो उतने कम है, जितने स्टार डालूं उतने स्टार कम है इसमें। फर्स्ट सम कैन यू रिपीट, ये वाला, ये तो सबसे सिंपल था। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना है अपना 0.75। अब ये 0.75 कैसे निकाला, 0.75 कैसे निकाला, देखो हमारे पास इनकम आई 160 की, 160 में से हमने खर्चा कर दिया 120 रुपया, राइट, और हमने सेविंग्स कर ली 40 रुपए की। और मैंने यहाँ पे बोला था कि ये हम लोग टैक्स एडजस्टेड देखेंगे, ठीक है। एडिशनल डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, जो टैक्स काटने के बाद जो हाथ में आएगा ना उससे कैलकुलेट करना, उससे कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये 200 रुपए पे मत ले लेना कि 200 रुपया में से 120 रुपया खर्चा कर दिया, वो मत करना। 160 में से देखो कि कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो एमपीसी कितना हो गया, अगर 160 160 में से 120 अगर खर्चा कर दिया तो 75% खर्चा कर दिया, ये मेरा क्या हो गया एमपीसी। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75, ठीक है, एंड दैट गिव्स यू 1 डिवाइडेड बाय 0.25, दैट गिव्स यू 4। दिस इज फिस्कल मल्टीप्लायर, ठीक है। 4x मतलब गवर्नमेंट 1 रुपया खर्चा करेगी तो उसका 4 गुना इंपैक्ट इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। मानव, आगे बढ़ सकता हूं। चलो अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। रिपब्लिक ऑफ वेस्टा, इनका करंट आउटपुट है 2000 बिलियन, ठीक है, इतना इनका जीडीपी है। न्यू गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज 300 बिलियन। नया स्पेंडिंग जी कितना से बढ़ा रहे हैं, जी 300 बिलियन से बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, कहां से बढ़ा रहे हैं, कहां से बढ़े हैं, सोर्स क्या है, टैक्स रेवेन्यू। लोन लेकर के नहीं, डेफिसिट नहीं कर क्रिएट करना इनको। क्या कर रहे हैं, उतने ही अमाउंट का इन्होंने बोला पब्लिक से ही टैक्स ले लो ना, पब्लिक से ही 300 बिलियन टैक्स ले लो और
खर्चा कर दो पब्लिक पे। तो गवर्नमेंट के डेफिसिट पे क्या असर पड़ा? जीरो। गवर्नमेंट के डेफिसिट पे क्या असर पड़ा? जीरो। आप ये बताओ, अगर 300 बिलियन पब्लिक से ही लेकर के पब्लिक पे ही 300 बिलियन खर्च कर दिए तो एग्रीगेट डिमांड का क्या होगा? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? बताओ, आंसर्स में बताओ। एवरीबॉडी कमेंट। पब्लिक से ही पैसा लेके पब्लिक पे ही खर्चा कर दिया, एग्जैक्ट अमाउंट है 300 300, पॉकेट से 1 रुपया नहीं लगाया। एग्रीगेट डिमांड का क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नो इम्पैक्ट भी बोल सकते हो आप। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? नो इम्पैक्ट। यस एवरीबॉडी। देविंदर कह रहे हैं इंक्रीज, देवजीत कह रहे हैं नो इफेक्ट। नूनल कह रहे हैं इंक्रीज, प्रदीप कह रहे हैं इंक्रीज। ज्यादातर लोग इंक्रीज बोल रहे हैं। एमपीसी क्या है वहां का? 0.80। ठीक है, वहां की पब्लिक को अगर 1 रुपया देते हो तो वो लोग 80 पैसा खर्चा ही करते हैं, राइट। तो अब आपको एग्रीगेट डिमांड पे इसका आउटपुट देखना है कि क्या असर पड़ेगा। वेल, इसका आंसर यही सही, दैट इट इज गोइंग टू इंक्रीज। इट इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, क्यों इंक्रीज? आओ देखो। अगेन एग्रीगेट डिमांड सी आई जी एक्स माइनस एन, राइट। गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको 300 से बढ़ाया, इसको 300 से बढ़ाया और 300 का टैक्स ले लिया। 300 का टैक्स ले लिया। टैक्स लेने से क्या होगा? जो कंज्यूमर्स थे उनके हाथ से इनकम चली गई, राइट। लेकिन वैसे भी तो अगर उनके हाथ में वो 300 होता भी तो क्या वो लोग वो पूरा 300 खर्चा करते? नहीं। वो लोग कितना खर्चा करते? वो लोग 300 का 80%, 240 ही तो खर्चा करते ना। वो लोग कितना खर्चा करते? 240 ही खर्चा करते। तो आउटपुट इंक्रीज बाय 300 बिलियन। जी मेरा 300 से बढ़ गया, लेकिन मेरा सी कितना कम हुआ? माई सी विल डिक्रीज बाय 300 का 80% यानी 240। सरकार बहुत चालू हो गई है यहाँ पे, बहुत स्मार्ट हो गई है कि अरे उन लोगों के हाथ में अगर मैंने पैसा छोड़ दिया तो वो लोग वैसे भी 240 ही देते, उससे अच्छा उनसे पूरा पैसा लेकर के मैं पूरा लगा देता हूं, मैं वो पूरा 300 लगा देता हूं, राइट। तो इसका नेट इफेक्ट कितना देखने को मिला? 300 बढ़ा, 240 घटा, नेट इफेक्ट $60 बिलियन इकोनॉमी में अभी भी ऐड हो गया, अभी भी ऐड हो गया। दिस इनिशियल राइज देन ट्रिगर्स फर्दर इंक्रीजेस वाया द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये मास्टर स्ट्रोक समझ में आएगा नहीं, इसलिए इसको बोला जा रहा है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट मतलब जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा दैट विल बी डायरेक्टली और फुल्ली फंडेड बाय द रेवेन्यू सोर्स, डेफिसिट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इज बैलेंस बजट। मेरा डेफिसिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमने पूरा बैलेंस कर लिया है खर्चा और इनकम दोनों को, एंड दोनों चीज बैलेंस करने के बावजूद भी हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। ओके, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब आते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस पे। ये टर्म हमने अभी पढ़ा था, राइट। अभी उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं। रिकार्डियन इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट क्या है? इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर ए गवर्नमेंट फाइनेंसेस अ डेफिसिट वाया टैक्सेस और इशूइंग डेट। रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या बोल रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आपने जो स्पेंडिंग करी है वो आपने लोन लेकर किया था या आपने टैक्स लेकर के किया था। क्यों फर्क नहीं पड़ता? इनका लॉजिक क्या है? इन लोगों ने तो ये अजम्पशन ले रखी है कि भाई लोग बहुत समझदार हैं, वो लोग पहले ही सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो इफ द पब्लिक करेक्टली एंटिसिपेट्स दैट डेट टुडे मींस हायर फ्यूचर टैक्सेस, पब्लिक अगर स्मार्टली इस चीज को समझ लेती है कि आज अगर डेट बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, तो उससे फ्यूचर में टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, बिकॉज उनको फ्यूचर में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अलोंग विद द प्रिंसिपल। सो दे विल स्टार्ट सेविंग, दे विल सेव देयर करंट टैक्स कट टू पे फॉर दोज फ्यूचर टैक्सेस। वो लोग अभी से ही सेविंग्स करना शुरू कर देंगे। इसका क्या नतीजा निकलेगा? द रिजल्ट विल बी द टैक्स कट हैज zero impact on current spending and aggregate demand. It is saying that the tax cut will have zero impact. ये जो आपने टैक्स कट किया है, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा लोगों की एग्रीगेट आउटपुट के ऊपर में, बिकॉज लोग उस पैसे को खर्चा ही नहीं करेंगे। ऐसा रिकार्डियन इक्विवेलेंस कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि जो पैसा आपने लोगों के हाथ में अगर छोड़ भी दिया, तो वो लोग आज उसको खर्चा ही नहीं करेंगे। मतलब आपका सी आज बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? वो लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स कर रहेंगे, एंड सेविंग्स आपका आउटपुट में दिखेगा नहीं, राइट? सो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन करंट स्पेंडिंग एंड एग्रीगेट डिमांड। दिस इज व्हाट रिकार्डियन इक्विवेलेंस सेज। तो इसीलिए वो बोल रहा था कि भैया लोन लेके करो, टैक्स लेके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दिस इज रिकार्डियन इक्विवेलेंस। आगे बढ़ सकता हूं? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट तो डिस्कस हो रखा है पहले भी, बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इलैबोरेट कर दिया गया। रिपीट करना है। जतिन, रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये कह रहा है दैट गवर्नमेंट जो भी अपनी स्पेंडिंग कर रही है, वो चाहे टैक्सेस बढ़ा करके करे या फिर और ज्यादा लोन लेकर के, डेट लेकर के करे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इट मेक्स नो डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है, इनका ये बिलीफ है दैट पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड दे विल फिगर दिस आउट कि आज अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है, तो इसका फ्यूचर में हमको क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? ज्यादा टैक्सेस देखने को मिलेंगे, राइट? या तो गवर्नमेंट आज ही हमसे ज्यादा टैक्स ले ले, आज अगर ज्यादा टैक्स नहीं लिया तो गवर्नमेंट आज हमसे डेट ले लेगी, और आज अगर डेट लेके गवर्नमेंट काम कर रही है तो कल हमसे ज्यादा टैक्स लेगी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स तो ज्यादा लेना ही है, एंड ज्यादा टैक्स लेना ही है, तो इसीलिए पब्लिक क्या करेगी? अभी से पैसा सेव करना शुरू कर देगी, एंड पैसा सेव करना शुरू कर देगी। तो इनका मानना यह है कि गवर्नमेंट को सी में जो जंप दिखना चाहिए था वो देखने को नहीं मिलेगा। लोगों का एमपीसी जो है कम हो जाएगा, लोग सेविंग्स बढ़ाने लग जाएंगे, जिस वजह से एग्रीगेट डिमांड पे आपको कोई खासा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इवन इफ यू कट टैक्सेस। पिछले क्वेश्चन में अगर लोग पूरा अमाउंट स्पेंड कर देते तो एडी पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। हाँ, तब नहीं होता। अगर पूरा का पूरा 300 अगर ये लोग खर्चा कर देते तब तो कोई असर नहीं होता, राइट? तो यही चीज हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं इस एमपीसी में। तो ये यूजुअली पूरा वन तो देखो होता नहीं, यूजुअली पूरा वन तो होता नहीं, राइट? लोग कुछ ना कुछ तो बचाते ही हैं अपने पास, राइट? यूएस की जो इकोनॉमी है ना, दैट इज मोर इनटू कंज्यूमरिज्म। वहां पे लोग खर्चा करते हैं, राइट? दिल खोल के खर्चा करते हैं। तो इसीलिए वहां पे यूएस जो है इज द बिगेस्ट मार्केट, एंड इसीलिए हर कोई वहां पे जाकर के बेचना चाहता है। सो क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा स्पेंड करते हैं, इसीलिए उनकी जीडीपी भी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है, राइट? तो स्पेंडिंग करना इज गुड फॉर द इकोनॉमी। सी इंक्रीज होता है तो जीडीपी इंक्रीज होता है। लेकिन फिर ये भी है कि वहां पे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, इसलिए उनकी जो पर्सनल फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है।
ठीक है, ये जो सेविंग्स का कॉन्सेप्ट है ये, अब जैसे इंडिया में लोग इस कल्चर के साथ ही ग्रो हुए होते हैं कि भाई हमको थोड़ा बचाना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, राइट। इनफैक्ट इंडिया में लोगों को खर्च करने के लिए बोलना पड़ता है, राइट, ट्रिगर करना पड़ता है कि भाई करो खर्चा। लोग इस तरीके से वायर्ड है कि भैया पैसा बचाते ही हैं, राइट, पहले पैसा बचाते ही हैं। तो इसीलिए इकोनॉमीज में आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा हटके टॉपिक है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे ना, दैट वाज जो डेफिसिट की हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा 100 रुपया, खर्चा करेगा 120 रुपया, राइट, तो डेफिसिट हो गया 20 रुपया, राइट। अभी हम उस तरीके से डेफिसिट बात कर रहे थे। तो अब देखो उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। द एक्चुअल बजट डेफिसिट कैन बी मिसलीडिंग। ये बोल रहे हैं कि आपका जो बजट का डेफिसिट है, अगर आप एक्चुअल नंबर पे देख रहे हो, जो आपका डेफिसिट आ रहा है, जो माइनस में दिख रहा है, अगर आप उसको देख रहे हो, तो भैया वो मिसलीडिंग हो सकता है। मिसलीडिंग इन द सेंस कैसे? अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है, मान लो गवर्नमेंट का डेफिसिट पिछले साल 100 करोड़ था, इस साल गवर्नमेंट का डेफिसिट इंक्रीज होकर 200 करोड़ हो जाता है, तो आपको क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है इकोनॉमी पे, राइट। सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार का स्टांस क्या है? एक्सपेंशनरी। सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगा रही है, इसीलिए सरकार का डेफिसिट बढ़ रहा है। आप ऐसा ही सोचोगे? अभी तक ये सब टर्म्स तो समझ में आ रहे होंगे ना आपको? अभी तक ये सब तो डिस्कस कर लिया अपन ने। पहला यही होगा ना आपका एक्सप्लेनेशन, कि सरकार का डेफिसिट अगर बढ़ा है तो सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपना रही है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। यहां तक तो क्लियर है ना? तो इस चीज को अब हम बोल रहे हैं कि भैया ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सरकार का डेफिसिट बढ़ा है, इट डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई दैट दे आर हैविंग एन एक्सपेंशनरी स्टेंस। व्हाई? बिकॉज इट चेंजेस फॉर रीजंस अनरिलेटेड टू पॉलिसी। गवर्नमेंट का बजट इसलिए भी बढ़ सकता है, जो डेफिसिट है वो इसलिए भी बढ़ सकता है, बिकॉज विच इज फॉर रीजंस विच इज नॉट इवन इन द हैंड्स ऑफ और द स्कोप ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कोई चीज फिस्कल पॉलिसी का पार्ट ही नहीं है, उसकी वजह से भी डेफिसिट बढ़ सकता है। कैसे? अरे भाई मार्केट में रिसेशन आ गया, मार्केट में रिसेशन आ गया, लोगों की इनकम्स कम हो गई, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू था, जो रेवेन्यू था टैक्स का, वो एकदम से गिर जाएगा। तो एक तो इनकम कम हो गई, और दूसरा गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, जो स्पेंडिंग है, वो एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज रिसेशन में तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हो गए, तो ज्यादा उनको खर्चा देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया और इनकम कम हो गई। इसमें क्या गवर्नमेंट ने खुद कुछ किया क्या? गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से कोई स्टेप लिया क्या इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? कोई स्टेप नहीं लिया उसने। तो अगर इन वजहों से गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगर सही मायने में जानना है कि सरकार का स्टांस क्या है, तो पहले जो एक्चुअल डेफिसिट है उसमें बिजनेस साइकिल का एडजस्टमेंट करो। मतलब आप पहले एडजस्टमेंट करके ये देखो कि अभी इकोनॉमी कौन से लेवल पे है। मतलब अगर अभी बूम चल रहा है, तो आप पहले उसको इस लेवल पे लेके आओ कि जो कल मैंने एक डायग्राम बनाया था, याद है?